दरख्वास्त करूँगा मोहम्मद अली अमान साहब से कि वो तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं शुक्रगुज़ार मोहम्मद अली अमान साहब का, मैं शुक्रगुज़ार हूँ शादिब रियाज साहब हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, मुकद्दम नजर फेरा हमारे साथ हैं, वाला साहब हमारे साथ हैं। आज थोड़ा सा मंशा साहब खुद मसरूफ़ हैं, उनकी कोई थियरी है, इसलिए थोड़ा सा प्रोग्राम हम शार्ट करेंगे, लेकिन सारे दोस्त इतनी मोहब्बत से तशरीफ़ लाए हैं तो इसलिए मैंने सबको रिक्वेस्ट की कि आप हमें एक बेसिक कंसेप्ट और कुछ फार्मूला शेयर भी कर देंगे तो उसके ऊपर सब बोला था कि मैं मिनिमम बेसिकली ये इल्तमास करूँगा समझा सुखेरा साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और हमें इसके मुतालिक आगाही दें, फार्मूला बताएँ और जो उसमें टेक्निकलिटीज़ हैं उनके ऊपर रहनुमाई करें। कर ले वो नजर नहीं आएगा। आप पेपर ये ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है इन कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर टॉपिक मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन और स्कोप और इम्प्लीकेशन। तो सबसे पहले तो जो कैलकुलेशन है जो उसमें प्रॉब्लम आते हैं तो ये मैंने वहाँ जो एट्रीब्यूट वाला कॉलम है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, इससे आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे वहाँ इंपोर्ट है, इसके नीचे आप इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स वाला भी आ सकता है, नीचे सर्विसेज भी, एग्जीक्यूशन भी, सारे हेड आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट कॉलम जो होगा वैल्यू जो होगी वो खुद कंप्यूटर वहाँ से उठा लेगा। तो आपने जस्ट उधर लिखना है 115(4) वाला जो इंडक्शन वाला फिक्स। और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब हम रिटर्न में लिखते हैं तो उसमें पहले टोटल का कॉलम है, फिर दूसरा फिक्स और सेपरेट ब्लॉक है, उसमें मिनिमम नहीं लिखना। ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे करते हैं कि जब वो उस वाले जो आपका FTR है उसमें मिनिमम वाले को शामिल कर लेते हैं। मिनिमम वाला नॉर्मल में आएगा जो थर्ड कॉलम है, तो वहां सिर्फ फिक्स और आपका FTR लिखा हुआ है, उसके अंदर मिनिमम की सेल नहीं डालनी, मिनिमम के एक्सपेंस नहीं डालने, मिनिमम की कॉस्ट नहीं डालनी और मिनिमम की कोई चीज नहीं डालनी। वहां स्टार्ट में जो है बिगिनिंग में जहां सेल का आप उसकी सेपरेट करते हैं, एलोकेशन करते हैं, एट्रीब्यूट निकालते हैं, एक टोटल का कॉलम आएगा, टोटल सेल होगी, टोटल के बाद कास्ट ऑफ सेल होगी, एडवांस सेलिंग होगी, एडिशन होगी, और दूसरा कॉलम वहां जो है FTR है, फिक्स है और एग्जेम्प्ट है। तीन चीजों की रिलेटेड सेल, तीन चीजों के रिलेटेड कास्ट ऑफ सेल, तीन चीजों के रिलेटेड आपके एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस के जो एडमिन सेलिंग है, तीन चीजों के फाइनेंशियल कास्ट, तीन का नेट प्रॉफिट एंड पे आएगा, तीन की एडजस्टमेंट एंड पे भी उनका रिलेटेड आपकी जो आपने इनकम जिसको कंप्यूटेबल इनकम कहते हैं वो उनकी आ जाएगी। और उस तीनों के अलावा जो होगा जो नॉर्मल में होगा वो थर्ड कॉलम में होगा। तो मिनिमम टैक्स वाले जो सेल्स है या कास्ट है या एडमिन सेलिंग है वो सारे आपने नॉर्मल में लेके आने, तो नॉर्मल उसकी लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और जो यहां डिफरेंस आएगा वो नॉर्मल वाले के साथ ऐड होगा। ठीक है जी, पहले वहां वाली बात दफा कंफ्यूजन है कि उसमें ऐड कर लेते हैं फिर कैलकुलेशन नहीं आती, तो वो नॉर्मल वाले में मिनिमम वाली सेल जो है, जो सेल सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है या आपकी इंपोर्ट है, इंपोर्ट की सेल है जो, या आपकी वो प्रॉफिट ऑन डेट का भी जो मिनिमम में आता है, या ब्रोकरेज आती है, जो भी मिनिमम में आते हैं जिसको मिनिमम कहा गया है वो नॉर्मल वाले में आने। तो यहाँ हर एक की हाँ ये वाला जो ऊपर आए, ऊपर स्टार्ट ऊपर देखें, पहला टोटल है, टोटल के बाद दूसरा जो है वो अमाउंट ऑफ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फिक्स एंड फाइनल, इसमें मिनिमम नहीं है। यहाँ कंफ्यूजन है बच्चे, इसमें मिनिमम वाली सेल लिख लेते हैं। तो मिनिमम जो भी 7 या 7, 8 फैक्टर जो भी है हेड है वो सारे नॉर्मल वाले आएंगे। ये नेक्स्ट वाला जो अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, अमाउंट टू सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स जो है इसके अंदर सारे मिनिमम आएंगे।
लेकिन नॉर्मल में नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, फिर डिफरेंशियल जो होगा मिनिमम का और नॉर्मल का वो उसी हेड के नीचे आएगा। तो इसमें मिनिमम की सेल जितनी है या कास्ट है या एक्सपेंस है वो ये वाला कॉलम है। इस कॉलम में जो थर्ड कॉलम है इसके अंदर आएगा। फाइनल डिस्चार्ज वाले या एग्जाम्प्ट वाले या फिक्स वाले वो इस कॉलम में आएंगे। क्लियर जी। अब इसकी आगे कैलकुलेशन देखें। जहां डिडक्शन का यहाँ इसकी कैलकुलेशन सारी आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, नीचे आ जाए फाइनल मिनिमम में ले जाए इसको, आगे चले बेटे। एक जहाँ वो डिडक्शन की डिटेल है वो भी आ जाए, हमने फीड की है ना मिनिमम में जाके आगे डिडक्शन की पहले डिटेल ले लेते। ये हाँ ये देखिए यहाँ आपने जब फिगर फीड करेंगे यहाँ इंपोर्ट वाली डाल लेंगे, ये दूसरी उसका टैक्स डाल लेंगे, चार्जेबल टैक्स डाल लेंगे, रेट का वो खुद ही कैलकुलेशन कर लेगा। ये सारी यहाँ आप फिल कर लेंगे। यहाँ कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि मिनिमम है, फिक्स है या क्या चीज है। आगे आए एट्रीब्यूट वाला खोले, मिनिमम टैक्स वाली कैलकुलेट। ये देखिए यहाँ वो एट्रीब्यूटेबल और ये हमने कैलकुलेट करनी है। ये कॉलम खाली है एट्रीब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम, बाकी सारे फील्ड है। बाकी हम चेक कर सकते हैं कि कंप्यूटर कैसे इसको कैलकुलेट करता है। ठीक है, इसमें हम एट्रीब्यूटेबल इनकम के लिए जो भी हेड आएंगे, दूसरे में तो वो भी नहीं है जो आपका सर्विसेज के अलावा ये आपका सिर्फ इंपोर्ट पे ये खाली कॉलम है, बाकियों में वो खुद ही कैलकुलेट करता है। तो हम उसको भी चेक कर लेंगे कि वो किस तरह कैलकुलेट करता है। तो अभी इससे चेक करने से पहले वो वाला लेके आए जो मैंने मेन आपको बना के दिया हुआ है, इसको ही एक्सटेंशन की है। अब इसमें पहला कॉलम उसी तरह ही है, दूसरा कॉलम उसी तरह ही है, तीसरा कॉलम भी उसी तरह ही है। चौथे कॉलम में मैंने कुछ फिगरें जो नॉर्मल आपकी वो सेल है वहां से उठाई है। पहले में क्या है, टोटल नॉर्मल सेल। टोटल नॉर्मल सेल में सारी सेल शामिल है, गुड्स की भी सर्विसेज की भी वो वाली है, वो जो फाइनल वाली है वो नहीं है। ठीक है, वो वाली सेल है। इसमें सर्विसेज की भी है, सप्लाई की भी है, एग्जीक्यूशन की भी है, वो सारी सेल है। उन्हीं पे जो टैक्सेबल इनकम आती है वो टोटल है। उसके बाद उन्हीं पे जो टैक्स चार्जेबल है, नीचे मैंने रेशियो भी निकाल दी है कि ये जो आपकी नॉर्मल सेल है उसकी टोटल इनकम जो है उसमें टोटल इनकम कितने परसेंट है, वो 17% है। 1 रुपया 100 रुपए की अब आप सेल करेंगे तो उसमें से 70 रुपीज जो है 17.55% आपकी इनकम होगी और उन पर टैक्स कितना लगेगा 4.66। अब इसमें से हमने क्या एट्रीब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम है, ये इसमें फार्मूला दिया हुआ है कि टोटल जो आपकी नॉर्मल टैक्स है उसमें रेट 17.55% है। तो उधर वाला जो सीट है जिसमें डिडक्शन हुई उसको ये रेट लगाएंगे तो एट्रीब्यूटेबल इनकम आ जाएगी। तो वो दूसरा टैक्स यहाँ यही वाला फार्मूला जो इनकम वाला है 17.55%। अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे, जो पहला कॉलम है जो जिसमें विद होल्डिंग हुई है इसमें 70% भी शामिल है, तो इसलिए इस टोटल को हम 17.55% लगा सकते हैं या इसको टोटल सेल से डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम से कर लें तो फिर भी वही फिगर आएगी। क्लियर जी। जैसे समझ लें कि टोटल सेल जो है, टोटल सेल के अंदर ये वाली इंपोर्ट वाली सेल शामिल है ना, टोटल को इस अमाउंट से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम से मल्टीप्लाई कर लें तो वो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी रिलेटिंग टू इंपोर्ट, तो वो एट्रीब्यूटेबल इनकम होगी। डायरेक्ट भी फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, ये फिगरों को भी कर सकते हैं। जैसे पहली फिगर है पहले वाले कॉलम में, पहले वाले कॉलम को डिवाइड कर ले आप 6 वाले कॉलम से, मल्टीप्लाई टोटल टैक्सेबल इनकम से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आपकी एट्रीब्यूटेबल इनकम आ जाएगी। अगर पहले वाला टैक्स जो है, टैक्स को भी आप आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। टोटल सेल पे ये टैक्स है, टैक्स को टोटल सेल से डिवाइड कर ले, मल्टीप्लाई पहले कॉलम से कर ले तो टैक्स ऑन एट्रीब्यूटेबल इनकम पे भी निकल आएगा। या जो किसी फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो एक और भी तरीका है कि अगर आपका डिडक्शन रेट जो है सपोज 6% है, 6% डिडक्शन का रेट है और इधर नॉर्मल रेट जो आता है आपका वो 4% है, तो 6% और 4% का डिफरेंस कितना है,
वो डायरेक्ट भी लगाएंगे तो डिफरेंस एंड पे निकल आएगा, क्योंकि उतना आप कम टैक्स दिया है। नॉर्मल टैक्स रेट आपका जो है वो 4.6 है, तो 6 का और 4 का कितना डिफरेंस है, इतना आपने मिनिमम डिफरेंस और देना है। डायरेक्ट भी उसमें वो रेट लगा दे तो डिफरेंस आ जाएगा। रेट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकम वर्सेस टोटल से टैक्सेबल इनकम की रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टैक्स की रेशियो इनकम से भी कर सकते हैं, टैक्स की रेशियो सेल से भी कर सकते हैं, डिफरेंस की रेट भी निकाल सकते हैं। हर चीज को आप चेक कर सकते हैं। अगर ना कोई चीज समझ आए तो क्योंकि वहां एट्रीब्यूटेबल इनकम लिखेंगे आप तो वो टैक्स भी निकाल लेगा, तो टैक्स की उस एट्रीब्यूटेबल इनकम से रेशियो कैलकुलेट कर ले क्या है, तो फिर वो उसमें चेक कर ले किसका निकाल रहा है, तो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रिवर्स वर्किंग में भी जा सकते हैं, कहीं डिफरेंस आ जाए तो इस डिफरेंस से डिवाइड करें तो आप उसमें भी आ जाएंगे। अगर जो डिफरेंस आया हो उसको अगर 2 यहाँ कितना बनता है 2.4 बनता है, ये कितना बनता है, ठीक है, उससे डिवाइड डिफरेंस को करें तो उस वैल्यू पे चले जाए। किसी भी वैल्यू अगर आप रेशियो आती है आपको किसी भी फिगर को जिसकी वो रेशियो है उससे डिवाइड करें तो आप दूसरे पे चले जाएंगे। तो आप सेल पे भी जा सकते हैं, हर चीज पे जा सकते हैं। किसी एक रेशियो को ले तो सारी चीजें ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा उसका कंपेरिजन रखें कि वो रेशियो किसकी है। जैसे ये टैक्सेबल इनकम की रेशियो है, तो इस टैक्सेबल इनकम को 17.5 से डिवाइड करें तो टोटल सेल आ जाएगी। इसी रेशियो को, इसी की फिगर जो है उससे रेशियो को डिवाइड करें तो ऑटोमेटिकली वो सेल आ जाएगी। ठीक है, तो रेशियो आप कैलकुलेट कर लें, या डायरेक्ट भी डिवाइड करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या रेशियो कैलकुलेट करके फिर अप्लाई करते हैं फिर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला आप टोटल सेल वाला ये जो 3 दरमियान में कॉलम मैंने बनाए हैं, ये कॉलम आप बना के यही पुट करके यहीं से आप अपनी चेकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह जितने भी आपके हेड है इसको आप रखें, इन्हीं रेशियो लगाएं, लगा के डिफरेंस की भी आप रेशियो लिख सकते हैं। पहले वाले में डिवाइड कर लें कि टैक्स डिडक्टेड कितना है, उसको उससे डिवाइड कर ले तो रेशियो आ जाएगी आपके पास 6% होगी, तो 6% होगी। ठीक है, ये आपकी 4.6% है सेल की रेशियो जो है, तो डिफरेंस आपका 1.4% है। तो जो एंड में डिफरेंस आया है उसको 1.4 से डिवाइड करें तो इधर वाली फिगर आ जाएगी, या उसका डायरेक्ट 1.4 करें तो वो डिफरेंस भी आ जाएगा। तो इसलिए सारी चीजें इसी तरह ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इनको आपके पास क्योंकि चेकिंग करने के लिए वहां एक फिगर ही है, और जो इंपोर्ट वाला है वहां एट्रीब्यूटेबल इनकम दी हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं उससे उसने टैक्स भी दिया होगा। टैक्स को आप उस एट्रीब्यूटेबल इनकम की रेशियो चेक कर लें, फिर उधर से आप चेक कर लें कि ये किसकी रेशियो है, तो आप चेक कर लेंगे टोटल कि ये टैक्स जो कैलकुलेट किया वहां नॉर्मल टैक्स वो किसका, वहां जो टोटल इनकम है उसका कितना % है और कौन सा है आप चेक कर सकते हैं। इस तरह बाकी भी जितनी कंप्यूटेशन है, टैक्स एट्रीब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम है या टैक्स है ये दूसरी, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट जो आएंगे, वहां नॉर्मल टैक्स में बाद क्रेडिट होते हैं, तो क्रेडिट को आपने लेस कर रहे होंगे पहले, तो फिर नॉर्मल टैक्स देखेंगे। बाद हेड ऑफ इनकम आपका प्रॉपर्टी का भी है, दूसरी इनकम भी है, तो उन हेड को आप अगर आपने ये इंपोर्ट देखनी है तो इसमें जो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी उसकी सेल और उसकी प्रोपोर्शनेट टोटल इनकम में देखेंगे। टोटल को आप मिलाएंगे तो वो फिर सही नहीं होगी, क्योंकि टोटल इनकम में आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर्स है, सारों का टोटल बना है ना, तो आप टोटल पे लायबिलिटी निकली है। अब आपने रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो टोटल जो टैक्सेबल इनकम है वो आपने बिजनेस वाली दे, उसमें से टोटल में से पहले उसकी रेशियो निकाल लें कि वो क्या है, या वही फिगर ले लें, और टैक्स लायबिलिटी जो टैक्स पेबल निकला है वो भी उसका प्रोपोर्शनेट देखें, दूसरे वाला ना देखें, वो कैलकुलेट करके फिर आप उनकी रिलेट करें आपस में, फिर अगली रेशियो पे जाए। इससे आपको हर चीज को आप चेक कर सकते हैं, फिर देख लें कि उसकी गलती कहाँ है, आपने कहाँ कैलकुलेशन सही की है, तो आप सारे फार्मूले जो है इसी तरह चेक कर सकते हैं। इस तरह जो प्रॉफिट ऑन डेट है उसको भी आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट ऑन डेट एक्चुअल कितना है, वो कितना है, वो किससे टोटल के साथ रेशियो के साथ कर रहा है या उसी इनकम की रेशियो के साथ कर रहा है। बार बार गलती हो सकती, जैसे सर्विसेज है तो सर्विसेज जो है इसकी रेशियो रियल रेशियो क्या होनी चाहिए, वे सेल बेसिस पे नहीं डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, क्योंकि सर्विसेज पे कास्ट नहीं होती, तो वो जीपी रेशियो पे होनी चाहिए। तो उसमें जीपी तीनों का लें, उसको इकट्ठा करें नॉर्मल का, और सेल व जो गुड्स है उसका जीपी लें, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसका जीपी लें, और साथ से मिलाएं, तो इसका प्रॉफिट उससे अपॉर्चुनिमेंट करें तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ उसने सेल बेस ही एक रूल ऑफ थंब लगाया, तो आप भी उसी के मुताबिक चेक करके रूल ऑफ थंब के मुताबिक ही लगा दें। ठीक है, इधर आप सारी फिगरें लिखें, रिसीट में, डिडक्शन में, नॉर्मल टैक्स लिखें, नॉर्मल सेल या रेवेन्यू भी साथ लिख सकते हैं, या जीपी भी देख सकते हैं। आगे आप नॉर्मल टैक्स इनकम, ये
वो जितनी टोटल की टोटल नहीं लिखनी, जो उसकी रिलेटेड हो, जो सेल आपकी आपने लिखी है टोटल उसके रिलेटेड बिजनेस वाली होगी। इसमें प्रॉपर्टी वाली सेल या वो नहीं लिख रही आपने, या दूसरे नहीं लिखने, वो वाली उसका रिलेटेड टोटल इनकम और उसका रिलेटेड टोटल टैक्स, ये रेशियो आ जाएंगी, ये लगा दें। और इसे आपको क्वेश्चन है तो बाकी आप इसको पूरे टेबल को ऊपर आए, टेबल है, एक्चुअल टेबल है, इन फार्मूले को आप ऑन बंद लगा सकते हैं। डिफरेंस का फार्मूला आप दे सकते हैं, उधर 6 है तो उधर 4 है, तो डिफरेंस का 1.5 उसके नीचे भी लिख सकते हैं। इन रेशियो को रिवर्स करें, ऊपर करें, हर चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसको छोड़ ही दें, क्योंकि अप्रूवल सिस्टम ये एक्चुअल है, इस तरह होना चाहिए ये, और क्योंकि एफबीआर ने किया नहीं तो इसलिए इसको आप भूल जाए। आप पहले वाला जो है ऊपर वाला एफबीआर की कैलकुलेशन जो है उसी को ही अडॉप्ट करें, उधर ही आप रेवेन्यू लिख लें, उधर ही टैक्सेबल इनकम लिख लें, उधर ही टैक्स लिख लें, उधर ही एट्रीब्यूटर इनकम आपने एक ही निकालनी है, डालेंगे तो आगे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी। जी कोई क्वेश्चन है तो बता दो, वापस आ जाए बेटा आपकी रिटर्न पे। ये अब एट्रीब्यूटेबल इनकम जो है वो एट्रीब्यूटेबल इनकम इसका इंपोर्ट का रिलेटेड आप देखेंगे, टोटल सेल कितनी है और टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है, उसको उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके मल्टीप्लाई, ये फिगर जो है पहले वाली जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एट्रीब्यूटेबल इनकम आ जाएगी। वो टैक्स खुद ही कैलकुलेट कर गया, इसको भी आप वहां से रेशियो देख सकते हैं। बाकी ऐड जितने हैं वो भी इसी तरह ही, ये इस एक ही फिगर आती है इंपोर्ट वाली, बाकी वाली जो है वो खुद ही कैलकुलेट करता है। उसको आप इन्हीं फार्मूलों से चेक कर सकते हैं कि उसने सही कैलकुलेशन की है, कहीं गलती है, या किसकी रेशियो है, किससे रिलेट किया हुआ है। क्योंकि बाकी कंप्यूटर फिर आप उससे बता सकते हैं कि ये गलत है, ये सही है, या किसकी रेशियो है। अरे वापस आए बेटा, वापस आए, वो टैक्स आए जहाँ टैक्स कंप्यूटेशन है, टैक्स कंप्यूटेशन, फाइनल टैक्स कंप्यूटेशन इसके नीचे ही होंगे। ये लास्ट, हाँ, टैक्स चार्जेबल, डिडक्टेबल, एडजस्टेबल, नहीं आगे कंप्यूटेशन, ये कंप्यूटेशन खोले ना, हाँ यहाँ आ जाए, ये टैक्सेबल इनकम है, यहाँ हेड ऑफ इनकम है, यहाँ से आप रेशियो दे सकते हैं। पहले प्रॉपर्टी की है, फिर बिजनेस है, ये है, उसके बाद फॉरेन है, एग्रीकल्चर है, ये टोटल इनकम है, डिडक्टेबल अलाउंसेस है, शेयर ऑफ पार्टनर, ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। इस टैक्सेबल का जो कॉलम थर्ड है वो टैक्सेबल इनकम होगी, उसकी सेल से डिवाइड करेंगे तो वो रेशियो आ जाएगी। नीचे आपका टैक्स चार्जर है, एक नॉर्मल टैक्स है, तो नॉर्मल टैक्स में से क्रेडिट लेस होगा, वो लेस करेंगे अगर होगा तो। इसकी रेशियो आप इस टैक्सेबल इनकम से भी रेशियो निकाल सकते हैं, सेल से भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप रेशियो निकालेंगे सेल से तो उसी रेशियो से ये रेशियो जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एट्रीब्यूटेबल इनकम आ जाएगी। टैक्स की यहाँ वाली टैक्स सेल से रेशियो उधर लगाएंगे तो उसका आ जाएगा, क्योंकि आपने एट्रीब्यूटेबल इनकम ही कैलकुलेट करनी है, टैक्स वो खुद निकाल लेगा। तो यहाँ टोटल टैक्सेबल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल सेल जो उसकी रिलेटेड है, जो बिजनेस से है, उसके साथ आप कैलकुलेट करेंगे, रेशियो आएगी। वहां जो आपकी वो सीट दी हुई है या उसको लगाएंगे तो एट्रीब्यूटेबल इनकम आ जाएगी। टैक्स भी यहाँ से आप नॉर्मल टैक्स से रेशियो दे सकते हैं, टैक्सेबल इनकम की भी रेशियो दे सकते हैं, तो वो एट्रीब्यूटेबल वो लगाएंगे तो वो टैक्स आ जाएगा। सेल से रेशियो कैलकुलेट कर ले, नॉर्मल टैक्स टू सेल, तो वो वहां जो रिसीट है उसमें लगाएंगे तो वही टैक्स आ जाएगा। तो डिफरेंस लगाएंगे तो एवरेज रेट यहाँ निकाल लें, ये जो नॉर्मल टैक्स है ये सेल से डिवाइड कर ले तो रेशियो आ जाएगी। नॉर्मल एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या है ऑन द सेल, वो रेशियो इधर आ जाएगी, उधर आपका डिडक्शन 6, 7, 8 है, डिफरेंशियल आपकी एडिशन हो जाएगी। अगर ये वाला रेट उससे हायर होगा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई एडिशन नहीं होगी। ये जो फार्मूला बना हुआ है इसके अंदर ये है कि हमारी 100% इम्पोर्ट है, हमारी इसके अंदर लोकल परचेज नहीं है। अगर लोकल परचेज भी मेरी इस फिगर के साथ 2 करोड़ रुपया होती और बाकी सारी फिगर सेम रहे, बाकी सारी फिगर सेम रहे, लेकिन मेरी लोकल परचेज 2 करोड़ रुपया ये इम्पोर्ट के साथ एडिशन हो, तो फिर इस फार्मूले को हम क्या एडजस्ट करें?
परचेज है आपकी, सर ये इस टाइम 100% ये इम्पोर्ट है। ये इंपोर्ट पार्शली भी होगी तो इंपोर्ट में डिडक्शन होगी। ये इंपोर्ट रिलेटेड प्रॉफिट है, इंपोर्ट में से जो सेल है उसका रिलेशनशिप है। वो आगे जो दूसरी आपकी परचेज है, हो सकता है सप्लाई हो, तो सप्लाई हो तो सप्लाई पे फिर डिडक्शन होती है, तो उसका अलहदा वो फिर सप्लाई ऑफ गुड्स में 153 में आएगा। ठीक है, मेरा सप्लाई नहीं है, नॉर्मल है, ये नहीं कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। आपकी अब सेल दो चीजों पे होगी ना, एक सेल होगी आउट ऑफ इंपोर्ट, एक होगी सेल आउट ऑफ लोकल परचेज। जी आउट ऑफ इंपोर्ट वाला ये हो गया, वो या फाइनल डिस्चार्ज में है या नॉर्मल में, वो फिर सारी नॉर्मल की टोटल सेल की टोटल लायबिलिटी निकली है ना। अगर सपोज वो 70% आपकी इंपोर्ट है, 30% लोकल है, तो ये आपकी कैलकुलेशन जो 70% सेल है, 70% प्रॉफिट है, 70% टैक्सेबल इनकम है, 70% आपका अल्टीमेट टैक्स है, वो है इंपोर्ट रिलेटेड और 30% लोकल परचेज रिलेटेड है। तो ये टोटल रेशियो 100% पे होगी, वो ऑटोमेटिकली उधर लगाएंगे तो 70% निकल आएगी। सर अगर मेरी 2 करोड़ यहाँ पे लोकल परचेज ऐड हो जाए, नहीं इधर नहीं कर सकते सर मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरे को टोटल क्योंकि इसमें डिडक्शन नहीं हुई ना। सर मैं और सवाल करने लगा, ये ठीक हो गया मेरा ये रिलेटेड है, मिनिमम हमने करना है कि इंपोर्ट जो की है उस पे जो डिडक्शन हुई है उसमें मिनिमम का जो टैक्स बनना है, जो डिफरेंशियल हमने एडिशन करना है, वो कितना होगा। डिडक्शन तो उसमें अमाउंट होगी ना 4.6 मिलियन। अब 6 मिलियन इसको हमने मिनिमम देखना है कि इसकी मिनिमम की ट्रीटमेंट क्या करें। इसी ये जो रिसीट्स है इनको हमने उधर सेल में डाला है, सारी इस साल हो सकती हैं, अगले साल हो सकती हैं, अगले साल हो सकती हैं, अगले साल हो सकती हैं, लेकिन हमने ये अमाउंट जो है इसको हमने इसको 3 सालों में भी दिया है, तो यहाँ हमने इसी का मिनिमम का डिफरेंशियल इधर ही कैलकुलेट करके अकाउंट वार कर लेते हैं नॉर्मल में। अगले सालों में भी नहीं हुआ क्योंकि इसका क्रेडिट हमने इसी साल लेना है। तो इसमें हमने देखना है कि 78 जो है अमाउंट, इसमें कितना हमारा डिफरेंशियल कितना है, इसमें नॉर्मल टैक्स क्या है और इसमें ये डिफरेंशियल कितना आएगा। इसमें 6% तो हुआ है जो डिडक्शन हुई है, नॉर्मल टैक्स रेट जो है सेल पे आया है वो हमारा 4.6 आया है, तो डिफरेंशियल कितना वो हमारा कम है। ठीक है, वो कम है 1.4%, तो वो इस अमाउंट पे हम इसी साल डिफरेंशियल ऐड करके टैक्स में दे देंगे। अब वो अक्रूवल में अगले साल में फिर हम डिफरेंशियल नहीं देंगे, इधर ही हर 1 रुपए में 4 कितने वो 4 डिफरेंशियल देंगे, 4 नहीं, वो तो डिडक्शन हुई ना 1.2 इसी साल डिफरेंशियल जो है ऐड कर देंगे नॉर्मल में, इसका सारा ही इधर आ जाएगा। अगले सालों में इसका दोबारा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो वो जितना हम करेंगे जो डिफरेंशियल होगा वो एक्सेस होगा तो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन अगले सालों में दोबारा नहीं देना पड़ेगा। सर मेरा सवाल ये किया है कि अगर मेरी 2 करोड़ लोकल परचेज भी थी, फार्मूला यही है, इनकम यही है, तो अगर मैं जो फिर उसको ये 1 करोड़ रुपया जो मेरी टैक्सेबल इनकम आ रही है रिटर्न में, ये टोटल की होती, इसको पहले बाइफरकेट करके रिड्यूस करना पड़ना था। ये मैंने वो टोटल लेके उसकी रेशियो लगा दी ना, तो ऑटोमेटिक वो एलोकेट हो गई ना। इस टाइम ये जो फार्मूला बना हुआ है ये सिर्फ 100% रिपोर्ट का है, मैं सिर्फ जस्ट नहीं, ये टोटल का है, ये टोटल का है, ये टोटल से नॉर्मल टोटल सेल है, सिर्फ इंपोर्ट की नहीं है, इसमें सप्लाई भी है, इसमें एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट भी है, जितनी भी बिजनेस है सारी सेल है, तो सारी का ये टैक्सेबल इनकम है। अब इसमें सपोज आप वाली जो है वो 30% है, आप वाली टोटल सेल में रेशियो देखे तो 30% है, तो इन सारी चीजों में 30% ऑटोमेटिकली निकल आएगा। 30% ही टोटल सेल में आपकी सेल होगी, 30% ही टैक्सेबल इनकम में वो पार्ट है, 30% ही आपका टैक्स में है। बिल्कुल ठीक है ना, वो 30% पे आगे डिफरेंस जो आपका प्रॉफिट, इस पे हम 30% देखेंगे, टैक्स पे वो टैक्स कितना निकलता है तो डिफरेंस आ जाएगा, वो उसकी रेशियो ही है। ठीक है, टोटल इसीलिए हमने कहा कि टोटल पे इतनी टोटल इनकम है, आपका जो 30% है उसका 30% टोटल का ही होगा ना, तो वो 30 इसका होगा, तो इसका टैक्स टोटल पे इतना टैक्स है, तो इसके रेशियो में कितना टैक्स है वो इतना टैक्स है, तो आपने वो जो मिनिमम दिया हुआ है वो कितना डिफरेंस जो ऐड कर देंगे ताकि मिनिमम वो बराबर करने के लिए। तो फार्मूले से वो रेशियोज ऑटो निकल आई बस, और वो खुद ही रेशियो फार्मूला से भी कर सकते हैं, फिगरों को डिवाइड करने के लिए आप कर सकते हैं। या ऐसे समझ लें कि ये जो टैक्सेबल इनकम है ये टोटल सेल पे है, टोटल सारी सेल उसमें शामिल है, तो रेशियो आ गई था कि 1 रुपए में कितनी इनकम है, तो ये वाली सेल आपकी है, तो उस 1 रुपए में जितने ये उसकी लगाएंगे तो इसकी एट्रीब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ठीक है, उसकी फार्मूले पे लगाए, या ऐसे कर ले उसको टोटल सेल से डिवाइड कर दे, तो ऊपर उसको रख ले, मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम से कर दे तो उसकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी।
हर 10 रुपए भी हो तो 10 रुपए की टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, जितनी भी आपकी इंपोर्ट होगी, क्योंकि टोटल सेल डिवाइड टोटल टैक्सेबल इनकम डिवाइड बाय टोटल सेल, तो 1 रुपए की निकल आई ना कि 1 रुपए में कितनी टैक्सेबल इनकम है या उसमें प्रॉफिट कितना है, ऐसे समझ लें 100 रुपए का सेल करें तो उसमें 4 रुपए प्रॉफिट है, 4 है, 4 बाय 60 रुपए टोटल सेल डिवाइडेड बाई टोटल इनकम टोटल डिवाइडेड टोटल सेल, तो प्रॉफिट हो गया ना कि 1 रुपए सेल करे तो उसने कितना प्रॉफिट है, तो यहाँ निकला 4 रुपए। या सिंपली वो अगर टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम को सेल से डिवाइड करेंगे तो वो 1 रुपए में निकलेगा, उसको अगर 100% कर दें तो 100 में हो जाएगा। अगर सिंपली हम डिवाइड करें तो हमें निकलेगा कि 100 रुपए की 1 रुपए की सेल है तो उसमें 0.046 आएगा, 1 रुपए की सेल करें तो उसमें कितने प्रॉफिट है हमारा 0.04 इतना है। अगर उसको 100 में 100% का मतलब है 100 में, तो 100 में अगर 100 रुपए की सेल करें तो कितना है उसमें 4 रुपए प्रॉफिट है। तो ये जितना भी इसको 4% डिवाइड करें तो ये वाली जो सेल है इसके रिलेटेड कोई भी या दूसरी है सप्लाई, उसको भी यही रेशियो लगाएंगे तो वो भी उसका प्रॉफिट आ जाएगा, एग्जीक्यूशन को लगाएंगे तो उसका प्रॉफिट, हर एक अपना टोटल करेंगे तो यही टोटल हो जाएगा। क्लियर जी, एलोकेशन होगी समझ। इसी में सर एक सवाल और है कि मैंने FTR से, ये पहला साल है जब हम मिनिमम पे जा रहे हैं, मेरा 1.5 करोड़ रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ था पिछली साल में, आज जब मैं उसको अपनी टोटल सेल के अंदर लेके आता हूँ तो क्या मुझे उसको मिनिमम में यानी कि नॉर्मल में डिक्लेयर करना है या उसको मैं फाइनल में ले जाऊँ? ये जो टोटल सेल है नॉर्मल वाली, रिटर्न ओपन करें जी, ये नॉर्मल वाली जो टोटल सेल है मेन पे जाए, ये ऊपर नॉर्मल सेल है ना, जी नॉर्मल इनकम, इससे उसमें नॉर्मल सेल है, जिसको उसको हमने जो आपकी इंपोर्ट में सेल है उसके 2 हिस्से कर देंगे, एक ओपनिंग स्टॉक वाला उसको फाइनल फिक्स में एग्जाम्प्ट में दे देंगे, क्योंकि उस पर ऑलरेडी आपने फाइनल दे दिया है, उसकी रिलेटेड सेल, उसकी रिलेटेड कॉस्ट ऑफ सेल और उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस और उसका नेट प्रॉफिट तक और टैक्स तक वो सारे नहीं लगेंगे, वो आप एग्जाम्प्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी आपने टैक्स पिछले साल दे दिया है, वो आपका फेडरल डिस्चार्ज था। रिमेनिंग सेल जो होगी वो नॉर्मल में आएगी, नॉर्मल में दूसरों के साथ उसी तरह क्लब हो जाएगी, वही रेशो बन जाएंगे। इसी में एक सवाल ये था कि मैं पिछले सालों के अंदर उसकी इम्प्यूटेबल इनकम 100% क्लेम कर चुका हूँ, स्टॉक मेरा अवेलेबल था, स्टॉक इम्प्यूटेबल का तो कंसेप्ट कोई नहीं है सर, अक्रूवल में तो जो प्रॉफिट डेट में आपने कैलकुलेट किया जो आया वही आपने अकाउंट बाहर करना है, वैसे आपकी मर्जी जो मर्जी करते रहे, लेकिन इसमें हम एग्जम्प्ट प्रॉफिट करना है तो आप अगर ज्यादा ले लिया है तो उसकी एडजस्टमेंट कर लें, पिछले साल ले दिया तो आप ना उसमें ऐड करें, कम लिया है तो ऐड कर लें, ज्यादा लिया है तो रद्द कर लें जी, ताकि आपकी वेल्थ को एडजस्ट कर लें। अगर आपने पिछले साल ज्यादा ले लिया है तो इसको ना करें या इसकी उतनी एडजस्टमेंट रिवर्स कर दें, कैपिटल में रिवर्स कर दें, तो उसको आप अपने अकाउंट्स को वेल्थ को सेट कर सकते हैं जी। सर ये जो रिटर्न हमने दोस्तों के सामने खोली हुई है, इसके अंदर हमारा 2 करोड़ रुपए का स्टॉक बचा है 100% इंपोर्ट के अंदर से, ठीक है। अब वो जो इम्प्यूटेबल इनकम हम फार्मूले से निकाल के आए हैं उसके अंदर हमारी इनकम थी 1,30,32 लाख और हमने अभी दी है 1 करोड़ रुपया, तो सर इसके अंदर हमारा वो रिफंड शो कर रहा है, वो रिफंड अगले सालों में, क्योंकि इसी साल क्योंकि ये टाइमिंग डिफरेंस है, क्योंकि हमारी जो डिडक्शन होती है वो रिसीट बेसिस पे होती है या उसके टाइमिंग और है, उसकी सेल के डिफरेंट टाइम है, वो अक्रूवल बेसिस पे आप रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इस साल रिफंड होगा तो वो अगले सालों में, क्योंकि इसी साल जितना मिनिमम बनता है वो सारा आपने रिकॉग्नाइज इसी साल ही पे कर दिया है, इसी साल ही एडजस्ट हो गया ये समझ लें, तो अगले सालों में फिर उसका मिनिमम इम्पैक्ट नहीं होगा, सेल्फ एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली होती जाएगी। सर जब मैं अगले साल वो 2 करोड़ की सेल डाल लूंगा, जो स्टॉक बच गया जी उस पर जो इनकम मुझे आएगी, तो ये जो 9,63,000 रुपया मेरा रिफंड में वो दे रहा है, जो रिफंडेबल तो नहीं है, लेकिन ये उसमें जो टैक्स होगा ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाएगा, वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। जी जी सर एक इसी में सवाल ये है, मसलन इसी रिटर्न की अगर मैं ऑडिट रिपोर्ट बनाता हूँ तो ये जो 9,63,979 रुपए है ये ऑडिट रिपोर्ट में बैलेंस शीट बनाता अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट का इससे कोई तल्लक नहीं, वहाँ तो डेप्रिसिएशन भी बहुत आप हजारों % करते हैं, तो इधर डेप्रिसिएशन वो टैक्स में होती, वहाँ नहीं होती, टैक्स एक अलग ला है, अकाउंटिंग एक अलग ला है, वो अपने हिसाब से चलता है, ये चलता है और रिकॉन्सिलिएशन से आप रिकॉन्साइल कर सकते हैं, और उसके लिए सेक्शन 34 है, उसमें प्रॉफिट जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसकी रिकॉन्सिलिएशन करनी होती है टैक्सेबल प्रॉफिट से, उसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और कोई सर उसमें बिल्कुल ऐसे ही, उसमें ये जब ये जो रिफंड बचेगा ऑडिट रिपोर्ट में ये किस जगह पे ये एडजस्ट होगा, ऑडिट रिपोर्ट कौन सी
सर हम उसमें उधर होता है करंट, अच्छा चलो उधर होता है करंट एसेट, करंट जो रिसीवेबल्स होते हैं वो करंट एसेट, एडवांसेस, स्टॉक, रिसीवेबल सारे जितने कैश बैंक चेक वहां होते हैं, ये भी वहां लिख लेना। पेएबल हो तो लायबिलिटी में लिखे जाते हैं। पेएबल हो तो ये वो पेएबल हो, जैसे टैक्स पेएबल है तो वो करंट लायबिलिटी में सारे लिखे जाते हैं। कोई भी रिसीवेबल हो, गवर्नमेंट से, नॉन गवर्नमेंट से, डेटर से, स्टॉक से, एसेट जो भी वो उधर लिखे जाते सर एक छोटी सी प्रोपोजिशन है कि मेरा हैं। आखिरी बस सर वो ही करना है। ठीक है, छोटी सी प्रोपोजिशन, ठीक है, छोटी सी प्रोपोजिशन है कि मेरा प्रॉफिट था 8 लाख, टैक्स मेरा मिनिमम विदहेल्ड हुआ है 45 लाख जो, और 5 करोड़ का मेरे पास स्टॉक पड़ा है। अब अगर तो मैं 45 लाख को अभी पोस्ट करता हूँ बैलेंस शीट के अंदर, अभी मैं ऑडिट अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, तो मुझे वो लॉस की रिटर्न बनाता है, क्योंकि इनकम टैक्स तो मैंने अपने प्रॉफिट में से देना है, तो लॉस नहीं देखें, प्रॉफिट एंड लॉस और चीज है सर, बैलेंस शीट और चीज है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपकी सेल आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस और टैक्स से पहले ही एक प्रॉफिट आएगा, उसमें आप 4-5 एडजस्टमेंटें करेंगे, एडमिजिबल इनएडमिजिबल की, उसमें टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, उसमें प्रोविजन भी डलती है, एस्टिमेटेड भी डलते हैं, एक्सपेंस भी होते हैं और हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे रिकॉन्सिलेशन में आ जाएंगे, कोई भी आपके डिफरेंसेस आए तो रिकॉन्सिलेशन का पार्ट बनेंगे। अकाउंटिंग और टैक्स के जो भी डिफरेंसेस होंगे, देखिए ना, इधर आप अगर डेप्रिसिएशन आप वाली डाल लें तो यहाँ तो कैपिटल बहुत थोड़ा हो जाएगा बैलेंस शीट में, जबकि ये नहीं आप डालते ना। इन सारों को जो टाइमिंग डिफरेंस है बिटवीन द अकाउंटिंग एंड टैक्स, उसको सेपरेट रखते हैं एज ए रिकॉन्सिलेशन आइटम, ठीक है। तो रिकॉन्सिलेशन आइटम में आप रिकंसाइल कर सकते हैं, उसको ना डालें इधर। अगर टाइमिंग यहाँ अकाउंटिंग में तो आपकी स्टॉक की वैल्यूएशन के मेथड ही और होते हैं, होता है कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, व्हिचएवर हो सकता है उधर आपकी सेल टैक्स में स्टॉक किसी और वैल्यू पड़ा, एक FIFO होता है, LIFO होता है, एवरेज होता है, बहुत से होते हैं, तो दोनों में डिफरेंसेस होता है। आपने जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग है उसके मुताबिक रिपोर्ट करना है बैलेंस शीट में, ये आपके जो टैक्स वैल्यू है ये नहीं करनी, ठीक है। तो जब कोई पूछे कोई ये वैल्यू का किस तरह है तो आप कहेंगे ये इस मेथड के मुताबिक है, ये टाइमिंग डिफरेंस है, ये रिकॉन्सिलेशन है। जैसे अपने इम्पोर्ट की वैल्यू का कहा था, ये इम्पोर्ट वैल्यू में तो 17% सेल टैक्स भी शामिल है और एक कस्टम वैल्यू के ऊपर डला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये अकाउंटिंग यहाँ कुछ और है, इनपुट उधर और भी है, रियल सेंस में वैल्यू और है, ठीक है सर। थैंक यू। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी सर जा रहे हैं, ये आप इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। आ जाए तस्वीर तो दे देना, आपके स्पीकर पे खड़े क्योंकि आपको इतना कीमती वक्त यूज करते हैं। नहीं देखो, तो बाकी कुछ रह गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में सर कुछ मैं आपकी नियाबत करते हुए एक्सप्लेन करता हूँ, और बाकी फिर इंशाल्लाह इस पे हम, लेकिन इस पे हम अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी। एक्चुअली वो जाना है उधर, इसलिए बाकी रह गया। थैंक यू। मुझे पाक तुरक की रिटर्न देश की, पाक तुरक की मैनुअल रिटर्न दे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन भी सर, क्वेश्चन मंशा साहब ऐसे बताएंगे, लेकिन आप हुक्म करें, ठीक है सर। स्टार्ट से ये 100% रिपोर्ट का ये है, मैं वही करने लगा हूँ। मैं असल में बेसिकली अब क्या करने लगा हूँ, मैं जो से ले आते हैं ना सर, बिल्कुल, ताकि सबको आइडिया हो जाए ये इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, ये अच्छा साहब ने रेशियोज को अकॉर्डिंग बता दिया, ठीक हो गया, डिवीजन किस तरीके से। सर मैं क्वेश्चन जी जी मुनासिब जी बताइए, जिस जगह लगा वहाँ आपने आंसर कर जी जी लेकिन क्वेश्चन है जी कि कमर्शियल इंपोर्टर है, उसने इंपोर्ट करता है वो सारी जी जी 148 में उसकी डिडक्शन हो जाती है 4 मिलियन, ठीक है, ठीक है, मिनिमम के हिसाब से जो अब मिनिमम 4 मिलियन उसकी डिडक्शन है, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, जो भी बनाता है, तो जो प्रॉफिट सारा करता है, टैक्सेबल प्रॉफिट निकालता है, वो भी उसके पास निकालता है 3.9 मिलियन या 4 मिलियन। इस सारे सिनेरियो में एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हमारा टैक्स जो है नॉर्मल टैक्स डिडक्शन से कम या उसके बराबर बनता है सर, वो बिल्कुल आएगा। मैं जब ये एग्जांपल करता हूँ कोड, तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि मैं उसको जो है ना, चूँकि मंशा साहब माशाल्लाह हैं PhD के उस्ताद, उनकी बात समझने के लिए आपको खुद एक इल्म चाहिए, तो मैं ज़रा मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ज़रा उस थोड़ी सी उसको एक्सप्लेन कर मैं गुजारिश करता हूँ। सबसे पहले सर हम अपनी जो है इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे। इस कमर्शियल इंपोर्टर के अंदर, ये रिटर्न है कमर्शियल इंपोर्टर की, इसके अंदर मेरी ओपनिंग कोई नहीं है। ओपनिंग को वैसे मैंने क्वेश्चन कर दिया हुआ सर।
अगर आप स्टार्टिंग से आ जाएंगे सर वही से करूँगा सर, वही से ये स्टार्ट, आज का लेक्चर स्टार्ट ही यहाँ से हुआ है, चल आज ठीक है ना। आज का लेक्चर चूँकि वो हमने कहा था कि लाइव करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन करूंगा, जो रिटर्न, जो ड्राफ्ट और जो उसका फार्मूला, और इत्तफाकन वो जो हम आपको फार्मूला दिखा रहे हैं वो भी इसी रिटर्न की फिगर के साथ बना हुआ है, ठीक है ना। तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी कि कौन सी फिगर कहाँ से आ रही है। सबसे पहले सर इसके अगर हम आ जाएं, मेरी इसके अंदर इंपोर्ट है, जो ग्रॉस रेवेन्यू है, सॉरी सेल है मेरी 5,71,00,000 रुपए की, ठीक है जी। मेरी इसके ऊपर जो नेट परचेजेस हैं वो हैं 6,31,00,000 रुपए की, कि मेरी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, मेरी सेल कम है। शकील नीचे है, मेरा जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो इस टाइम 2,17,59,212 का अवेलेबल है, जो कि अगले साल जाना है। इसके अंदर जो बेसिक, ये सिर्फ लोकल इंपोर्टेड है, लोकल इसमें लोकल नहीं है फिलहाल, ठीक है ना जी, 100% इंपोर्ट है। 100% मेरी जो स्टॉक है वो 2,17,59,212 रुपये का है। अब पहले तो इसके ऊपर मैं एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करूं, जिसके साथ वो रिफंड की बात है अटैच है, जो मैंने मंशा साहब से दोस्तों के इल्म के लिए मैंने कुछ चीज़ें दोहराई थी ताकि कंसेप्ट क्लियर हुआ, इस पर हम फिर अटैच करते हैं। जो 148 का मिनिमम इनकम टैक्स है, ये मिनिमम ऑन इम्पोर्ट है। उसमें उसने साल की कदगन नहीं लगाई कि जी आपने इस साल में ही उसको बेचना है, अगर नहीं बेचा तो ये पैसे ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। उसने उसके ऊपर आपकी किसी तरह की कंडीशन नहीं, एक मैंने माल मंगवा लिया आज 10 करोड़ रुपए का, मैं उसको 10 साल में थोड़ा थोड़ा करके बेचता हूँ, तो ये वाला मिनिमम मुझे 10 साल तक कंटिन्यूड मिलना है, अनलेस एंड अनटिल कि मैं मिनिमम से ज़्यादा इनकम कमा लूँ, जिनका रेशो निकाल के, तो फिर बाकी का मैं उसको पे करूँगा। यही वजह है कि जो दूसरा हम सवाल कर रहे हैं कि जो फाइनल टैक्स है, जो हम अगर इसकी ओपनिंग स्टॉक में इसको ले लेते हैं कोई चीज़, कि जी 3 करोड़ रुपया ओपनिंग भी था, तो उसका चूँकि हम फाइनल पिछले साल दे आए हैं, उसके उस स्टॉक के ऊपर फाइनल टैक्स ऑलरेडी पेड है। वो इस साल में पे वो सेल हो भी तो उसने उसको फाइनल के कॉलम सेंटर में रहना है, उससे हमारे इस मिनिमम के साथ कोई इफेक्ट नहीं आना। इनकम में इफेक्ट आएगा लेकिन उसके हमारे चार्जेबल में कोई इफेक्ट नहीं आना, क्योंकि उसका टैक्स मैं ऑलरेडी पे कर रहा हूँ। यही वजह है कि अगर मैं इसमें आगे जाके एक्सप्लेन फिगर्स के साथ करता हूँ कि हमारा इस टाइम जो हमने प्रॉफिट दिया है वो 1,26,00,000 रुपए का है, 2 करोड़ का स्टॉक पड़ा है। वो जो रेशियोज हमने निकाली हुई है प्रॉफिट की और जिससे हमने जाके अपनी एट्रीब्यूट निकाली है, हमने उधर फार्मूला खोलिएगा वैसे सर क्योंकि ये बोर्ड पर आप बता रहे हैं सर, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ना उसकी क्या नहीं आते अदर डायरेक्ट सर बहुत सारे आएंगे, ये भी मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूँ सर। मैं ना वो मैं एक मिनट इसको करके तो मैं उस पर आता हूँ सर। ये ऊपर आए ज़रा, इसके अंदर सर ये है कि जो मेरी है ना ये उसी की फिगर्स हैं जो वहाँ पे हमने पोस्ट की हुई हैं। इसके अंदर ये 1 करोड़ रुपया मेरा वो टैक्सेबल इनकम है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, ये कॉलम नंबर 9 के अंदर, ये हम आपको साथ शेयर करेंगे। फार्मूला साथ लिखा हुआ है 9 = 7 डिवाइडेड बाई 6 × 3। ये एट्रीब्यूट वो वाली है जो हमने बेसिकली रिटर्न में खुद से फीड करनी है, रिटर्न में खुद से फीड करनी है। अब 9 = 7, 7 क्या है मेरी टैक्सेबल इनकम है 1 करोड़ रुपया। 6 क्या है, 6 मेरी टोटल नॉर्मल सेल है, क्योंकि जो मिनिमम की सेल है ये टोटल वो सेल है। अगर मेरी मिनिमम से हटके कोई सेल हो तो फिर मैं वहाँ पे पहले उसकी बाइफर्केशन बना के आऊँगा और यहाँ पे जो इसके रिलेटेड सेल है वो सेल मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा। उसके बाद जो 3 है, 3 मेरी रिसीव्ड वैल्यू है। रिसीव्ड वैल्यू इसके अंदर डिफरेंट है, ये भी एक इसमें इशू मौजूद है। इशू ये है कि रिसीव्ड वैल्यू इसके अंदर डिफरेंट है। वजह यह है कि मैं कहता हूँ जी मेरी जो परचेजेस हैं वो मेरी हैं 6,31,00,000 रुपए, यहाँ पे फिगर आ रही है 7,80,00,000 रुपए।
तो सेल्स टैक्स का कितना? ये इसलिए आ रही है कि यहाँ पे जब हम, आपको पता है मिनिमम टैक्स अगर हमने रिटर्न में 100% क्लेम अपना करना है तो एक्स सेल टैक्स वैल्यू को हम रिवर्स करते हैं, एक्स सेल टैक्स वैल्यू को हम रिवर्स करते हैं। इसलिए चूंकि वहाँ पे वो आ रही है, मेरी मंशा साहब से इस पर काफ़ी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये अगर हम देखें तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर यहाँ पे रकम जितनी छोटी होती जाएगी हमारी एट्रीब्यूट इनकम उतनी कम होती जाएगी। जब फार्मूले से हम निकालेंगे तो वो कम होती जाएगी। तो वो हायर आपको खुद दे रहा है, अपने फार्मूले से दे रहा है, इसको उसने लॉक किया हुआ है कि मैं इस फिगर को रिटर्न में चेंज नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है तो आप इसको अडॉप्ट, हम मजबूरी भी है और हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। ठीक है जी, यहाँ तक थोड़ी सी बात वो क्लियर हुई कि ये फार्मूला एट्रीब्यूट का, ये अगर हम इसको सिर्फ इस, ये रिटर्न भी मैं इंशाल्लाह PDF साथ सेंड कर दूंगा ताकि फिगर्स को आप टैली करने में आसानी होगी। तो मेरे पास इसकी सारी फिगर, ये एक्स सेल टैक्स वैल्यू है जो ये खोलिएगा रिटर्न में जहां हमने फीड की हुई है। ये जब हम फाइनल फिक्स मिनिमम में जाके फीड करते हैं तो चूंकि वहाँ पे हम, बल्कि सॉरी ये एक्स सेल टैक्स भी नहीं है, ये इंक्लूसिव सेल टैक्स है। ये इंक्लूसिव सेल टैक्स है क्योंकि उसके ऊपर वो इनकम टैक्स जो है वो चार्ज हुआ हुआ है, तो वो फिगर वहाँ पे आ जाएगी। थोड़ा सा चूंकि वो नेट का इशू है लेकिन दोस्त चूंकि कंसेप्ट समझते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी ये आ गई, ये इंक्लूसिव सेल टैक्स है और इसको वो ऑटो एट्रीब्यूट में वो लेके जाके वहाँ पे इसको लॉक कर देता है, वो हमें इसको चेंज नहीं करने देता। और अगर हम इसमें रिवर्स जाएंगे, कम लिखेंगे तो हमारी एट्रीब्यूट कम निकलेगी तो एट द एंड लॉस हमें ही होगा कि जैसे हम थोड़ी सी इनकम बढ़ाएंगे तो हमें टैक्स देना पड़ जाएगा, इसलिए वो हमारे बेनिफिशियल है। अच्छा, अब हमने जब इसमें रिटर्न में देखा तो वो फार्मूले पे आए, इसके ऊपर ये आ गई मेरी, मैं सिर्फ दोहरा के वो सर ने जो हुक्म किया उस बात पे आऊँगा। ये इंक्लूसिव सेल टैक्स वैल्यू आ गई जो मैंने ली थी इनकम टैक्स को वहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, उसने ऑटो उठा ली। टैक्स जो मेरा एक्चुअल पे हुआ है वो ऑटो आ गया। टैक्स चार्जेबल मेरा वही सेम ऑटो आ गया। ये वो कम, ये तीनों कॉलम उसने डल किए हुए, इसमें हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। टोटल नॉर्मल सेल, चूंकि इसके अंदर इस टाइम 100% इम्पोर्ट है तो जो सेल मैंने वहाँ पे ली है वही सेल यहाँ पे आ गई नंबर 6 कॉलम में। टैक्सेबल इनकम मेरी जो मैंने रिटर्न के अंदर ली है और मेरा स्टॉक अवेलेबल है अभी 2 करोड़ का, वो मेरा 1 करोड़ रुपये की वो टैक्सेबल इनकम आ गई। उसके बाद टोटल टैक्स चार्जेबल के अंदर जो अब मेरा अगर ये इनकम निकलती नॉर्मल के अंदर तो ये मेरा उसका टैक्स होना था, ये मेरा वो टैक्स होना था। अगर मैं मिनिमम में ना फाल कर रहा होता और नॉर्मल में 1 करोड़ रुपये अपनी इनकम देखता तो मेरा ये वो टोटल टैक्स चार्जेबल 8 नंबर कॉलम में 26,29,324 रुपये आ गया। ये एट्रीब्यूट का वो कॉलम है जो आज के पूरे लेक्चर का मौजू है कि ये एट्रीब्यूट कहाँ से आ रहा है। इसके लिए वो फार्मूला जो डिज़ाइन करके दिया आप दोस्तों को कि वो 9 = 7 टैक्सेबल इनकम डिवाइडेड बाई 6 है जी टोटल नॉर्मल सेल, मल्टीप्लाई 3 है रिसीट वैल्यू जो वो ऑटो ले रहा है। इसको करके जब मैंने 1,37,02,000 रुपये अपनी एट्रीब्यूट इनकम निकाल ली तो सिस्टम ने मुझे क्या किया कि उसने मुझे मेरा ये जो 45-46 लाख रुपया टैक्स था इसके अंदर से उसने मुझे जो रकम रिफंड में डाल दी, 9 लाख मैं सिर्फ उसको यहाँ से 1 मिनट, तो उसने मुझे उसका रिफंड दे दिया कि भाई जब अगले साल आपका 2 करोड़ रुपया वो स्टॉक सेल होगा और उससे वो जो एट्रीब्यूट इनकम का वो बाकी पोर्शन में जो 1,37,00,000 और 1 करोड़ जो मैं इस साल दे चुका हूँ उसका जब वो डिफरेंस मैं उसको करूँगा तो उस इनकम के अगेंस्ट मुझे दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये टैक्स वहाँ पे कैलकुलेट होगा। ठीक है जी, यही इनकम ये जो एट्रीब्यूट इनकम जो आ रही है इसी पोर्शन में मिनिमम वाले में ऑटोमेटिकली फॉर्मूला जिसका आपने फॉर्मूला लगाया है उस तरह यहाँ भी आएगी? नहीं आएगी नहीं शायद, क्योंकि ये तो अगले साल की रिटर्न बताएगी हमें तो, लेकिन लगता ये है कि हमें वहाँ पे ये खुद जिस तरह हम रिफंड एडजस्टमेंट्स डाल लेते हैं तो यहाँ पे रिफंड एडजस्टमेंट में डालनी पड़ेगी। ये रिफंडेबल नहीं है किसी भी सूरत, मुझे इसी इनकम में इसी रिटर्न में लॉस हो गया
जरूरी नहीं कि मुझे मुनाफा हो, एट्रीब्यूट मेरी 1,37 करोड़ होगी, मुझे लॉस हो गया ड्यू टू एनी रीज़न, तो मुझे उसके ऊपर कतन रिफंड नहीं मिलेगा। ये पैसे ज़ाया होने हैं, ये वापसी नहीं मिलनी। सिर्फ ये है कि उस इनकम जो 37 लाख मजीद थी, अब वहाँ पे भी देखिएगा, मैं जाकर जब अगले साल मुझे कोई इंपोर्ट इस साल में नहीं आई, सिर्फ मेरा यही स्टॉक बिका, सिर्फ 37 लाख इनकम निकली, वो तो निकलेगा 1.5-2 लाख रुपया टैक्स, तो ये 9 लाख रुपया रिफंड नहीं होगा, ये वहाँ पे 100% कंज्यूम एडजस्ट हो जाएगा। ठीक होगी जी बात। यहाँ तक को बात अभी फार्मूले की हद तक, ओपनिंग स्टॉक है तो उसने एग्जेम्प्ट पे चले जाना है, उसका इस फार्मूले से कोई तल्लक नहीं बनना, इसलिए ओपनिंग स्टॉक की बात क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक है, उसका इस फार्मूले में अभी कोई जिक्र नहीं, आपको अपनी एट्रीब्यूट करने के लिए जो फिगर रिक्वायर्ड हैं वो क्लोजिंग के अलावा हैं। ठीक है जी। उसके बाद रिफंड वो जो देगा सिस्टम, वो आपको ऑटो दे देगा इन्हीं फार्मूलाज के मुताबिक। अगर आप हमारी वो खोलें ज़रा, अगर हमने 2 फिगर्स बनाई थी, फार्मूला खोलें, अगर ये देखें हमने 2 टाइटल लिखे थे इसके, एक ऊपर लिखा हुआ FBR रिटर्न वर्किंग, FBR इस फार्मूले पे जा रहा है, जब आप इस फार्मूले को उठाएंगे आपकी 100% वर्किंग FBR के साथ इक्वल हो जाएगी। एक नीचे हमने बनाई थी वर्किंग ऑन एक्रूअल बेसिस, लेकिन ये पेचीदा है, मैं मशवरा दूंगा, अपने आप को भी दे रहा हूँ, आप दोस्तों को भी दूंगा कि जो लोग अकाउंट्स नहीं पढ़े हुए वो खाम खा ये एक्रूअल वाली साइड पे मत जाएं। फार्मूले हमने, चूँकि मंशा साहब माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, उनका इल्म हमसे हज़ार दर से पुख्ता है, तो ये उनके लिए तो वो ठीक है, चीज़ें कैलकुलेट मामला, तो हमारे लिए वो जो FBR वर्किंग है वो ईजी है, उनके फार्मूले के मुताबिक है, उनके मुताबिक वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, तो हमें उसको अडॉप्ट करके अपनी रिटर्न को देख लेना चाहिए। सर रिटर्न पे आए दोबारा, मेन पेज पे कंपटीशन पे, मेरे उस्ताद मसूद वाला साहब, मैंने बहुत कुछ सीखा सर से, सर ने मुझे एक हुक्म किया, आपकी इजाज़त से सर मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर जो हमारा सेकंड सेशन हुआ था लाओटेक्स बार अकेडमी का, हमने कमर्शियल इंपोर्टर की रिटर्न को पहले डिस्कस किया था, इसलिए आज की बात में कोई कमी रह भी जाए तो सेकंड सेशन का स्टार्ट सुने तो वो तकरीबन 45 मिनट की मंशा साहब की गुफ्तगू अवेलेबल है उसके ऊपर, कमर्शियल इंपोर्टर पे। वहाँ पे सवाल ये उठा था, ऊपर है जहाँ परचेजेज हैं और एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ पे आए एक्सपेंसेस पे आए ज़रा, यहाँ पे अदर डायरेक्ट एक्सपेंस अगर आप देखें तो ये 48,33,530 रुपये मैंने शो किए हुए हैं। सर ने मैं हुक्म किया कि ये एक्सपेंसेस यहाँ पे आने चाहिए, आ सकते हैं, या क्या इसका ट्रीटमेंट है। सर इस पे जो पहली गुजारिश ये है कि सवाल ये उठा था कि जब हम कमर्शियल इंपोर्ट करते हैं तो 3 वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है, इंपोर्ट वैल्यू के हवाले से 3 वैल्यूज़ अवेलेबल है। पहली वैल्यू है जो आपने एक्चुअल कस्टम को डिक्लेयर की है, अपने डिक्लेरेशन के साथ, GD के साथ, डॉक्यूमेंटेशन फाइल करते हुए BL के साथ आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू है। मैंने ये किताब मंगवाई, मैंने कहा कि जी इसकी जो कीमत है ना, ये वहाँ से आई है 7,000 रुपये की, जो इनवाइस मेरे पास मौजूद है, उसी 7,000 रुपये की पेमेंट मैं अपने बैंक से बाहर भेजता हूँ, उससे मैं ज़्यादा नहीं भेज सकता अपनी डिक्लेयर्ड वैल्यू से। नंबर 2, कस्टम, जिस तरह हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी में DC रेट है, हम अमूमन सब दोस्त समझते हैं, तो कस्टम ने एक हर चीज़ की वैल्यूशन करके एक मिनिमम असेसमेंट रेट रखा हुआ है, वो उसकी सस्ट वैल्यू है, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो सस्ट वैल्यू है। वो कहता जी हसन साहब ये आपकी किताब 7,000 की नहीं, ये 9,000 रुपये की है, हमारा लॉ इसको 9,000 से कम में क्लियर करने की इजाज़त नहीं देता। वो जब 9,000 रुपये की आप वो किताब उसने सेस कर दी, अब वो इसके ऊपर लगाएगा कस्टम ड्यूटी, वो इसके ऊपर लगाएगा एडिशनल कस्टम ड्यूटी, वो इस पर लगा सकता है रेगुलेटरी ड्यूटी, वो लगाएगा, उनका टोटल करेगा। जो दोस्त GD समझते हैं उनको ये कंसेप्ट क्लियर है कि ये 3 या इनमें से जो भी एप्लीकेबल हैं वो पहले लगती हैं, फिर उनका टोटल होता है, उस टोटल के ऊपर सेल टैक्स लगेगा, उस टोटल के ऊपर सेल टैक्स लगेगा, उस टोटल के ऊपर एडिशनल सेल टैक्स लगेगा, फिर वो जो एक्स सेल टैक्स वैल्यू और सेल टैक्स वैल्यू को क्लब करके इंक्लूसिव के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा।
यही वजह है कि इस रिटर्न में हमारे पास तो 7 करोड़ 78 लाख कि हम अपनी परचेजेस दिखा रहे हैं 6 करोड़ 31 लाख की, वो हमें 7 करोड़ सम की दे रहा है कि वो इंक्लूसिव को उठा रहा है, हम एक्सक्लूसिव को, बल्कि एक्सक्लूसिव नहीं, हम डिक्लेयर्ड को दे रहे हैं। अब ये सेकंड लेक्चर में ये सारी आई थी गुजारिश कि सर एक तो ये है कि हमारा जो अकॉर्डिंग टू लॉ है कि आपने खुद कहा कि ये किताब 7,000 की है, आज अगर आप परचेज में इसको 9,000 या एक्स सेल टैक्स वैल्यू 11,000 एग्जांपल दे रहा हूँ क्लेम करते हैं, तो आपने क्या किया, अपने एक्सपेंस को ओवरस्टेट किया, अपनी परचेज को ओवरस्टेट किया। आप इंतहाई आसान शिकार हैं सेक्शन 111 के। तो कस्टम से आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू ले, ओके जी, कस्टम में आपने डिक्लेयर्ड वैल्यू की है 6 करोड़ 31 लाख, यहाँ पे आप 7 करोड़ इतने की आप ले रहे हैं परचेजेस। इसका मतलब यह है कि ये डिफरेंस जो 1.5 करोड़ पे है ये आप एक्सपेंस कंसील कर रहे हैं, सॉरी प्रॉफिट कंसील कर रहे हैं। तो इसलिए वो क्या करेगा कि वो आपको 111 के अंदर इसको जाके वो हिट कर देगा। वहाँ पे ये है ना, क्योंकि आपने परचेजेस भी अगर ओवर चार्ज की है, एक्सपेंस ओवर चार्ज किया है जो, तो वो आपको वो हिट कर देगा। इसलिए हमने परचेजेस ली डिक्लेयर्ड की, जिसकी 2 सबूत है कि मेरी इनवाइस सबूत है और मेरे बैंक से वो वाली रकम 100% बाहर गई है, ना उससे कम गई है ना उससे ज़्यादा गई है। मेरे अपने बाहर जो रिलेशन था उस पे पेमेंट में वही पेमेंट गई है, ना असेस गई है, ना इंक्लूसिव सेल टैक्स गई है, ना एक्सक्लूसिव सेल टैक्स गई है, डिक्लेयर्ड गई है। नंबर 1। नंबर 2 सर, इसके ऊपर जो एक चीज़ हमें कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेना चाहिए। 3 तरह के टैक्स हैं, जो एक जीडी की मैं बात करने लगा, उसके अलावा भी टैक्सेस हैं, मैं सिर्फ जीडी की बात करने लगा हूँ। 3 तरह के टैक्स हैं। नंबर 1, जीडी पे इनकम टैक्स लगा। इनकम टैक्स 100% आपका अपना जाती एक्सपेंस है जो प्रॉफिट में से जाना है, उसका बिजनेस एक्सपेंस से कोई तल्लक नहीं है। इवन अगर आपका इनकम टैक्स ज़्यादा है, इनकम कम है, तो आपको अपने जो आपका कैपिटल है उसमें वो लॉस आएगा। जैसे मैं मंशा साहब से सवाल भी कर रहा था कि जी मेरी इनकम 8 लाख है, टैक्स मेरा 46 लाख कटा हुआ है, तो मुझे इफेक्ट देना है जो वो 46 लाख मेरे कैपिटल में से जाना है, वो मेरा जो मिनिमम या फाइनल पे हो गया जो, तो वो मेरा लॉस है क्योंकि उसका मेरी इनकम से रिलेशन बनना है, वो मेरा बिजनेस एक्सपेंस नहीं है इनकम टैक्स। नंबर 1। नंबर 2, वो वाले टैक्सेस हैं जो मैं फर्दर चार्ज कर लेता हूँ। उसमें नॉर्मली 2 हैं, एक सेल्स टैक्स है, एक फेडरल एक्साइज है। जो फेडरल एक्साइज वाली गुड्स हैं उन पर फेडरल एक्साइज भी चार्ज हम कर लेते हैं आगे फर्दर अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, कंज्यूमर से, पूरी चेन है। और जो सेल टैक्स है वो भी हम चार्ज कर लेते हैं अपने फर्दर। जो चीज़ हम चार्ज कर लेते हैं वो हमने गवर्नमेंट के बिहाफ पे की, गवर्नमेंट के बिहाफ पे चार्ज की। डिफरेंस हो जब इनपुट आउटपुट सारे 2 समय तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, तो उसको भी हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैलकुलेट नहीं करते। इसलिए सारे दोस्त जानते हैं कि हम एक्स सेल टैक्स वैल्यू को रूटीन के अंदर नॉर्मल कोई भी लोकल सेल परचेज बनाए तो हम एक्स सेल टैक्स वैल्यू रिटर्न में लेते हैं। तीसरा वो टैक्स है जो मुझ पे तो चार्ज हो गया लेकिन मैंने आगे उसको पास ऑन नहीं कर सकता, आगे से कलेक्ट नहीं कर सकता। अब कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी या इस नेचर की कोई भी और ड्यूटी मैं आगे से चार्ज नहीं कर सकता, तो वो मेरी कॉस्ट में, मेरे एक्सपेंस, वो मेरा एक्सपेंस बना, मेरी कॉस्ट में ऐड हुआ। तो सर ये जो इसके अंदर हमने 48,33,530 रुपये के जो दिए हैं, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है अपनी कस्टम ड्यूटी को, एडिशनल कस्टम ड्यूटी को, जहाँ पे कोई रेगुलेटरी ड्यूटी अप्लाइड है वो भी, प्लस इनवर्ड कैरेज। ये भी हम कंसेप्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट में पढ़ते हैं कि जो इनवर्ड कैरेज है वो इसका पार्ट है। अभी माल मेरे घर नहीं पहुंचा, मेरे गोदाम पे, मेरी फैक्ट्री नहीं पहुंचा, तो वो इसका पार्ट है। प्लस इनवर्ड लेबर, माल उतारने की जो लेबर है, ठीक है जी, एक दफा लोड उतार लिया फिर वो P&L स्टार्ट हो गया, लेकिन उतारने की लेबर, उतारने के कैरेज, इनवर्ड कैरेज, कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी, यही वो चीज़ें हैं जो मेरे यहाँ पे ये 48,33,530 में आ रही हैं। बाकी जो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस है वो तो दोस्त अच्छी तरह समझते हैं, वो जानते हैं, तो उस हवाले से वो बाकी करके, तो ये सर इस रिटर्न प्लस इसके साथ वो फार्मूला जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी एट्रीब्यूट
कहाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, बार बार आ रहा है, पूरे पाकिस्तान से आ रहा है। स्टॉक वाला सर एक स्टॉक का, एक वो कहते हैं कि जी हम रिटर्न फिल करते हैं, वो 100% हमसे फिर टैक्स मांग रहा है। क्यों? वो एट्रीब्यूट को जाके फिल नहीं करते। जब एट्रीब्यूट फिल नहीं करेंगे वो एट्रीब्यूट को ज़ीरो लेगा, वो ज़ीरो लेगा तो आपको कहता है जी 100% पैसे दें आप, आपका तो एट्रीब्यूट है ही कोई नहीं। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी हम एट्रीब्यूट को बढ़ा देते हैं, तो वो रिफंड निकाल देता है। जी ये क्यों निकालता है, रिफंड तो नहीं होना चाहिए इंपोर्टर में। तो उसमें भी हमने बताते हैं कि भाई आप अपने, अगर तो स्टॉक नहीं है आपका, ये भी मैं गुजारिश करूं, हम एट्रीब्यूट और एक्चुअल को तब डिफर करें जब हमारा स्टॉक अवेलेबल है, जिसने अगले साल सेल होना है। अगर मेरा स्टॉक ही नहीं है, इस रिटर्न में मेरा स्टॉक ज़ीरो होता, तो फिर मैं जो भी इनकम निकाल लूँ वो एट्रीब्यूट के फार्मूले से कम या ज़्यादा है, मुझे एट्रीब्यूट इक्वल लेना। जब मैं एट्रीब्यूट को एक्चुअल को सेम कर दूंगा, ना वो रिफंड निकालेगा, ना वो उसके ऊपर पेएबल निकालेगा। जब मैं इक्वल कर दूंगा, जब मैं स्टॉक अवेलेबल है और मुझे पता है अगले साल इसने बिकना है और इसके ऊपर इसका टैक्स आना है, तो वो टैक्स मैंने कहाँ से पे करना, दोबारा तो नहीं करना। क्योंकि जो रिटर्न का सेंटर वाला कॉलम है, यहाँ पे मिनिमम का कॉलम ही नहीं है। मैं मिनिमम दे भी आया हूँ तो मैं अगले साल फिर भी इसको यहाँ पे पोस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे पोस्टिंग सिर्फ फाइनल की होनी है। यानी कि इस साल तो हम पिछले स्टॉक को फाइनल में पोस्ट कर सकते हैं, उसमें से भी कोई स्टॉक इस साल बच गया, मैं अगले साल भी उसको फाइनल में पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से आपने साबित करनी है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको साबित करना, वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप पोस्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम ने इस साल भी अगले साल भी उसने ये एंड वाले कॉलम में रहना है। तो जब उससे उसका टैक्स आएगा तो अकॉर्डिंगली वो टैक्स इधर ही वो कैलकुलेट होगा। ये एक सिंपल फार्मूला जो हमने आपके साथ शेयर किया, ये मैं इंशाल्लाह सारे दोस्त ऑलमोस्ट व्हाट्सएप पे मेरे साथ हैं ग्रुप में। कोई दोस्त नहीं है तो वो मेरा नंबर नोट कर ले, अगर कोई दोस्त बैठा हुआ या कोई भी दोस्त मुमकिन है वीडियो देखते भी ये बात सुन रहा हो, तो 0300 428 1343 0300 428 1343 वो मुझे अपना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, एक तो मैं उनको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और वहाँ पे ये रिटर्न PDF बतौर एग्जांपल सेम इन्हीं कैलकुलेशन के साथ, इसमें भी हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, ताकि आपको फार्मूले के साथ टैली करने में। और वो फार्मूला मैं अब कोशिश करूंगा कि वो मैं आपको यहाँ पे तो पिक्चर स्टाइल में है, वो हम आपको सॉफ्ट में भेज देंगे, आप उसको डाउनलोड करके उसके ऊपर फार्मूलाज एक्सेल के लगे हुए हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी फिगर्स को वहाँ पे पुट करके उसको देखेंगे, देख सकते हैं। सर इसके ऊपर अब कोई हुक्म, कोई सवाल और? क्योंकि आज का दिन हम क्योंकि मिनिमम कोई कर लेते हैं, वैसे तो क्वेश्चन आंसर हमारा शेड्यूल भी था, हाफ आवर हमारे पास अवेलेबल भी है। वाला साहब मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं, वैसे भी कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहे तो मैं सर की खिदमत, जहाँ फाइनल मिनिमम में हमने किया बेटा वो खोल लें जी। ऊपर एक टैब है ना मिनिमम टैक्स की वर्किंग रिटर्न के अंदर, एट्रीब्यूट वाला खोलना चाह रहे हैं बेटा, वो एट्रीब्यूट वाला खोल लें। चलिए वो नेट थोड़ा स्लो है, एक मिनट वो लोडिंग आती है तो उसको हम खोल लेते हैं। आप अगर क्वेश्चन करें तो मेरे पास वैसे प्रिंट अवेलेबल है उसका। आप सर कर जो कंप्यूटेशन वाले पेज पर आ जाएगा ना, फिर ज़रा आसानी होगी। ये सर को दिखाओ आप रजा। और कोई दोस्त उससे सवाल करना चाहे इन कमर्शियल इंपोर्ट या मिनिमम टैक्स एट्रीब्यूट इनकम, ठीक है ना, उसके ऊपर कुछ दोस्त सवाल करना चाहे। मैंने कोशिश की जो हुक्म थे, भाई ने भी हुक्म किया, मैं चीज़ों को उस बात में एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है ना जी। नहीं वो सर मंशा साहब माशाल्लाह ब्लेसिंग है इस टैक्स बार के लिए, कि मैं क्लैरिटी से बताऊं, यानी कि हम तो उनके इल्म का कुछ भी नहीं है, तो बल्कि बहुत कुछ मैंने आपको बताया, ये मैंने उनसे पहले बैठ के सीखा है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। सर मैंने बताया कि उनकी बात समझने के लिए कुछ थोड़ा सा आपको एक एडवांस लेवल चाहिए, ताकि जिसको आप पिक कर सकें उनकी स्पीड के साथ।
ठीक है ना। ये जो रिटर्न है इस सर। एग्जांपल में लास्ट में पेबल बन रहा है, रिफंडेबल बन रहा इसमें रिफंडेबल बन रहा है क्योंकि मेरा 2 करोड़ स्टॉक है, प्रॉफिट मैंने 1 करोड़ पे शो किया, एट्रीब्यूट 1 करोड़ 37 लाख है, क्योंकि एट्रीब्यूट ज़्यादा है, ज़्यादा इसलिए भी है कि मेरा स्टॉक है, जब वो पोस्ट होगा तो क्या होगा, तो इसलिए वो उसके साथ है, रिफंड बना रहा ये रिफंड बना रहा है। रिफंड खोलें जी सर 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 आप बताइए। कॉम्प्लिकेशन ये है कि आप जब आप ये कोई चीज़ें बोर्ड करते हैं, जैसे आपने पहले मिसाल दी कि आपने $6,000 आपने बाहर भेजे, $6,000 में आपने उसको डिक्लेयर किया। जी जब उसकी असेसमेंट हुई, उसने कहा ये अपनी वैल्यू जो है वो आपने कम वैल्यू डिक्लेयर की है, इसके ऊपर ये इतना आपका जो है कस्टम ड्यूटी लगेगी, ये बाकी ड्यूटीज लगेगी, और ये वैल्यू जो है इसको हम आप कहते हैं ये इम्पोर्ट वैल्यू है। इम्पोर्ट वैल्यू के ऊपर आपका सेल्स टैक्स लग गया, एडिशनल सेल्स टैक्स, और जो वैल्यू बनी उसके ऊपर आपने टैक्स दे दिया। अब जब जीडी लोड करते हैं तो आपकी जो सारा टैक्स कट गया होता है वो आपकी असेस्ड वैल्यू जो है उसके ऊपर आया होता है। जी इस पॉइंट को दोबारा जो ना वो चेक करने की ज़रूरत है। मैं भी चेक करूँगा, आप चेक करिए, सर कीजिएगा, बाकी दोस्त भी जो ना वो चेक कर लें कि जब इम्पोर्ट वैल्यू आ गई, अब इसमें दो पॉइंट्स रह जाएंगे। सर एक आपने इम्पोर्ट की तो इसका मतलब कि आपने अंडर डिक्लेयर कर दी, 6,000 की 8,000 होना चाहिए था, आपने 6,000 डिक्लेयर कर दिया। या जो अप्रेजर है उसकी तबीयत ख़राब थी, उसने कहा नहीं मैं 6 नहीं, मैं तो उसको 8 ही करूँगा। सर तो दोनों सूरतें हो सकती। अच्छा, एक तो ये कि जब 2,000 का डिफरेंस आया, इसका मतलब आपने अंडर स्टेट कर दिया सर लेकिन अब सेल्स टैक्स की इसको रिटर्न के अंदर मुश्किल जो रिफंड आ रहा है वो कह रहे रिफंड दिखा दें जी। सेल्स टैक्स की रिटर्न के अंदर आपकी जो इम्पोर्ट वैल्यू है वो आपकी वैल्यू वहाँ आ रही है, और जब आप कहते हैं कि 111 हिट हो जाएगा तो सिर्फ एक बैंक वाला पार्ट रहता है, उसको एक्सप्लेन मेरा ख्याल बेहतर तरीके से इस तरह किया जा सकता है कि आपकी ये असेस्ड वैल्यू के ऊपर थी, ये डिक्लेयर्ड वैल्यू थी और ये असेस्ड वैल्यू थी, पैसे यहाँ से ऐसे गए, हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ी है। वेर है जब 111 वो तो बड़ी आसानी से हिट हो जाएगा, तो आपकी सेल्स की रिटर्न में तो उसका 8,000 की रिटर्न आ रहा है, और आप उसको जो है वो बैंक से आपका 6,000 जा रहा है। 6,000 2,000 की डिफरेंस की तो आप जो ना गुंजाइश जो ना वो आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन ओवरऑल जब आप बात करेंगे कि ये आपकी इम्पोर्ट वैल्यू ये है, आपके जो सेल्स की वहाँ ये सारी बात ऐसे हो रही है, तो आप इसको कैसे जो ना वो सर मैं गुजारिश करता हूँ सर, बेसिकली सर ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं इसको आप भी चेक कीजिएगा, मैं भी चेक करूँगा, बाकी दोस्त भी जो नहीं सर, मैं इसमें ये डिटेल वैसे कोई भी ना कुछ सेकंड लेक्चर में हम कर चुके हैं, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ी सी चीज़ आपकी इजाज़त से, क्योंकि सवाल किया दोस्त भी सुन रहे हैं, कुछ दोस्त उस लेक्चर में नहीं होंगे। सर पहली तो बात ये है कि ये जो कमर्शियल इंपोर्टर की और ये मिनिमम वाली रिटर्न्स है ना, ये हम सारे क्यों बैठे हैं, पूरा पाकिस्तान क्यों बैठा है रिटर्न होल्ड करके, कि ये 20 साल में पहली दफ़ा इशू आ रहा है। नहीं तो ये आप तो पता ही 1.5 लाइन की रिटर्न हम फाइनल में डाली, फारक की सबसे आसान रिटर्न कमर्शियल इंपोर्टर की थी, जिसके लिए आज हम सारे इसको कर रहे हैं नंबर 1। यानी कि मैं अपनी टोटल प्रैक्टिस में हम पहली दफ़ा ये कंसेप्ट देख रहे हैं, नहीं तो इससे पहले शायद हमें भी जब ज़रूरत ही पेश नहीं आई तो हमने भी इसके ऊपर कभी फोकस नहीं किया। सर तीसरी चीज़, ये जो बात आप हुक्म कर रहे हैं, ये कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट हो रहा है। हम सारी ज़िंदगी जो टैक्स एडवोकेट्स हैं, हम प्रॉपर्टी को डीसी रेट पे डिक्लेयर करते आ रहे हैं, ठीक है सर, रूटीन में डीसी रेट पे डिक्लेयर करते आ रहे हैं। अब वो डीसी रेट पे हम डिक्लेयर क्यों करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे लिखा है। और मैं इसमें वैसे भी एक और भी बात कर दूं, ये भी एडिशन दोस्तों के लिए अक्सर को पता होगा, चंद मेरी तरह जिन दोस्तों को, कि इस दफ़ा हमने कम अज़ कम FBR रेट डिक्लेयर करना है, कम अज़ कम FBR रेट। हमारे पास 2019 तक अवेलेबल था 236W, हम 3% वहाँ से कवर करते थे डीसी रेट FBR रेट का, और FBR रेट डिक्लेयर करके 3% की इनकम लेके हम वो कर लेते थे, क्योंकि सेक्शन जो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का वो कहता है कि आपने डीसी रेट और FBR रेट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, ये उसने मुझे पाबंद कर दिया, कहता है डीसी इन तीनों में से कम पे नहीं आप जा सकते, जो हायर है आपने वो देना है। हम फेयर मार्केट वैल्यू चूँकि देते नहीं है, दिखाते नहीं है, अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं करते, तो 2 रेट फिर भी अवेलेबल है, डीसी रेट और FBR रेट। तो उसका जो हायर है, और वो रूटीन में FBR रेट ही हायर है, तो आपने उस पर डिक्लेयर करना, ये ना हो कि आप डीसी रजिस्ट्री पकड़ के उसको पोस्ट कर दें
और कल को वो आपके 236K के चलान उसका डिफरेंस निकाल के बाकी 15-20 लाख आपकी इनकम में ऐड कर दे, इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा। अब यहाँ पे तो लाल है, मुझे पाबंद कर दिया, जो मैं असल बात इस बात से रिलेट करना चाह रहा हूँ, पाबंद कर दिया कि भाई आप इससे कम पे नहीं जा सकते, आपकी एक्चुअल रजिस्ट्री होगी इससे कम पे। ला कहता है मैं नहीं मानता, आपने ये मुझे वाइट इसका रिकॉन्सिलेशन देनी है। सर कमर्शियल इंपोर्ट पे मैंने भी इसको सर्च किया, पूरे बुक में कहीं पे इसकी इंपोर्ट वैल्यू नहीं जिक्र की गई कि आपने वो असेस्ड वैल्यू वो डीसी रेट की इक्वल होगी ना, कि आपने जी असेस्ड वैल्यू को इंपोर्ट वैल्यू गिना जाएगा, नहीं जिक्र किया गया। अब अगर मैं एक्स सेल टैक्स वैल्यू ले लूँ, तो उसमें तो कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी एडेड है, वो एक्सपेंस में कहाँ चार्ज करूँ? वो जो हुआ है वो सारे को उसी को आप इंपोर्ट वैल्यू कहेंगे, और जब आप जीडी लोड करेंगे तो उसको दोबारा आप देखिएगा, मैंने बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा, बाकी लोग भी देखें, मैं भी गलती तो हो सकता हूँ, ऐसी कोई जरूरत नहीं सर। यहाँ कहीं जो इसकी सही बात निकल आएगी उसके मुताबिक हम बात कर लेंगे सर। आपके हुक्म पे हम दोबारा देखेंगे, ये तो इल्म तो ऐसी चीज़ है। तो मुझे आपने और मेरे एक और उस्ताद उन्होंने भी कहा था ना कि आपने लॉ को 100 दफ़ा पढ़ा हुआ है, 101वीं दफ़ा आपके पास प्रपोजिशन आए तो उसको फिर पढ़े। जब आपके ज़हन में प्रपोजिशन होती है तो लॉ खुद बोलता है, उसमें से रास्ता आपको खुद देता है। ठीक है, तो ये एक जर्नल मिसाल दी है सर, प्रॉपर्टी वाली, शायद वो भी रेलेवेंट ना हो सर, इसलिए क्योंकि जो आपको डीसी रेट है वो सिर्फ यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि ये इस प्रॉपर्टी की ये मिनिमम वैल्यू जो ये है सर, लेकिन बाज़ जगह पे मिनिमम वैल्यू डीसी रेट कम थी और एफबीआर रेट ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको भी आप उसके अंदर शामिल कर दें सर। वो फाइनल में आपको ले लें, 3% वाली बात जी। अब रही बात कि जब आपने प्रॉपर्टी की ले ली तो आप सेक्शन 68 जब पढ़ते हैं तो उसमें आपकी वो सैलरी हो, मसला मैं कहूँ मैंने आपके पास जॉब की, मेरे 2000 सैलरी आप ही डिक्लेयर कर रहे हैं, मेरे बैंक में भी आ रही, ये सारी बातें मौजूद हो रही, उसके बावजूद भी उसे कहा जाए कि नहीं फेयर मार्केट वैल्यू में ये 2000 सैलरी नहीं हो सकती, या जो रेंट है ये 2000 नहीं हो सकता, या ये परचेजर्स हैं ये 2000 नहीं हो सकते, तो इसलिए उसे कहा गया कि ये फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर होगा, ये जितनी चीज़ें डेक्लेरेशन होनी है फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर होनी है। इसी तरह से जो इंपोर्ट में आनी है डेक्लेरेशन आना है तो वो भी आपकी इंपोर्ट वैल्यू के ऊपर, जो सॉरी जो असेस वैल्यू है उसी को हम इंपोर्ट वैल्यू कहेंगे, उसके ऊपर सर मैं गलती तो हो सकता हूँ, मुझे गलती तो हो सकता हूँ, आप भी देखिए मैं भी देखूँ, मैं दोबारा देखूँ जी प्रैक्टिकली अगर हम देखें ना सारा कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है, जो चीजें बैलेंस शीट पे जो कैश फ्लो मेंटेन कर रहे हैं वो एक्चुअली सारा डिस्टर्ब हो जाता है, या लॉस में के हिसाब से ना ये पूरा करेंगे, इस तरह नहीं पूरा होगा सर। पहले तक आप कर सकते हैं, लेकिन जो आप इसको करेंगे ना इसकी रिकंसिलेशन बनेगी, अदरवाइज आपका तो असेस्ड वैल्यू के हिसाब से कैश आउटफ्लो तो है नहीं, आपका कैश फ्लो है जो एक्चुअल केस पर है, असेस्ड वैल्यू 8 रुपए है वो 6, आपने 2 रुपए कैसे ये क्लेम कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। रिकंसिलेशन बनेगी, सेल टैक्स में तो आपने वहाँ से ऑटोमेटिक उठाना है ना, सेल टैक्स रिटर्न में तो आपने जीटीओ सर इसमें ये अनोमली नहीं होगी कि सेल्स टैक्स में आप 8 रुपए बता रहे हो। सर मैं इसमें गुजारिश करूं कि इसमें पहले भी जो 3rd शेड्यूल गुड्स थी, अब आके उसमें उन्होंने वो अनेक्चर सही किए हैं कि आप अगर कोई सही फीडिंग हो तो रिटर्न ठीक बन सकती है, लेकिन 2019 तक की जितनी फीडिंग थी वो 3rd शेड्यूल की फीडिंग में 100% की वैल्यू आती थी, हालांकि हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल के और हमें वो कम पे हम उसको डिक्लेयर करते थे और कभी भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं आया 3rd शेड्यूल गुड्स के हवाले से। दूसरा सर मैं फिर गुजारिश करूं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहीं पे नहीं लिखा कि इंपोर्ट की वैल्यू को आपने मिनिमम क्या लेना है, तो फिर मैंने एक्चुअल लेना है जो एक्चुअल मेरी डिक्लेयर्ड है, या तो मैंने वहाँ पे डिक्लेरेशन पे झूठ बोला, वो मेरी इनवाइस गलत है, वो मेरा जो बैंक से पेमेंट गई वो सबूत सर कीजिए कि वो पेटेंटली आपकी उन्होंने उसने कहा कि ये आपकी गलत थी, इसलिए उसके ऊपर उसने ड्यूटी टैक्स साथ लगाया। नहीं सर वो तो मिनिमम है ना, उसने वो देखिए मिनिमम होना, मेरे पास अपने पास केस आए हैं, आप दोस्तों के पास भी इंपोर्ट वैल्यू का जिक्र सेल्स कस्टम के जो कानून है उसमें 69 वाला उसके अंदर ये मौजूद है, उसमें आप जरा इंपोर्ट वैल्यू चेक कीजिए सर, वो फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम नॉट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। सर सर जिसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इंकॉर्पोरेट जी जी अदरवाइज अगर उस पर असेसमेंट करके इंक्रीज कर देता है तो इंक्रीज पोर्शन को हम बाइट नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं।
तो हमारा जो डिक्लेयर्ड पोर्शन होता है दैट जी। इज आवर कॉस्ट प्राइस, जी। जिसको हम ऑनर कर रहे हैं। जी। अगर हम गलती से यहाँ पे इनकम टैक्स पे जी। अपनी असेस्ड वैल्यू ले आए तो 111 फौरी इन्वोक होगा। ठीक है, यानी इनकम कि- टैक्स हमेशा कॉस्ट बेसिस पे चल रहा होता है। जी, जी। ठीक है, वो एक नॉमिनल वैल्यू है तो और उसके अपने पर्पस के लिए, असेसमेंट पर्पस के लिए, जी, जी। उसका हमारी कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं। उसका हमारी काज से कोई तल्ला नहीं, बिल्कुल सर। लेकिन आपके हुक्म पे चूँकि मेरे जो ये कस्टम करके उसको सर वो उसको मजीद देखेंगे अगले लेक्चर में, एक दफ़ा फिर ओपिनियन भी लेंगे। लेकिन जो इस टाइम चूँकि इस पे ये तीसरा चौथा लेक्चर है कमर्शियल इंपोर्टर पे, जिसका आज हम नतीजा आउटकम ये हमने देखा है और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। एक्ट उस पे लिखा हुआ है कि सेक्शन 25 के तहत जो कस्टम में वैल्यू असेस की जाएगी, जी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड एक्चुअल कॉस्ट। सर ठीक है, तो सेल्स टैक्स में आपने असेस्ड वैल्यू पे आना है जी, और इनकम टैक्स में आपने कॉस्ट वैल्यू कास्ट वैल्यू पे आना है हमेशा रहेगा। जी। तो वो क्योंकि उनका एक अपने नॉर्म्स है, उस ला के अपने उसकी तकाजे हैं, वो उसके मुताबिक चलेगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और जो आपने उसकी थर्ड शेड्यूल आइटम्स की बात की, जी। क्योंकि आपके पास परचेज इनवॉइस ही रिटेल प्राइस पे आ रही होती जी। है, तो आपने एज इट इज उसको पास ऑन करना है और जो आपका डीलर मार्जिन है जी। वो कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं हो रहा होता। वो कहीं पे डिस्क्लोज नहीं होना है। आपकी जी, प्राइस सिर्फ एक जगह पे डिस्क्लोज होता है, परचेज इनवॉइस, और जो आप पेमेंट करते हैं, जी। फॉर एग्जांपल 1 लाख की इनवॉइस आपने पेमेंट 98,000 की कर दी, जी। तो ये 2,000 रुपए जो आपका मार्जिन है ये कहीं सिवाय इनकम टैक्स रिटर्न के कहीं पे और डिस्क्लोज। मैंने सर उसमें गुजारिश की कि जो थी ना जून 19 तक की रिटर्न सेल टैक्स, उसमें ये ऑप्शन नहीं थी। अब जो रिटर्न है जो दोस्त उसको फिल कर रहे हैं, अब वो ऑप्शन आ जाती है अगर आप एक्चुअल, क्योंकि MRP आपसे लहदा फीड करवाता है और जो एक्चुअल वैल्यू है लहदा फीड भी करवाता है, तो उसका तक। लेकिन वहाँ पे भी मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने 4-4, 5-5 महीने बाद जाकर उनको समझ आई कि हम कर क्या रहे हैं। जुलाई की रिटर्न थी 27 से 28 जुलाई थी, हमने क्लाइंट ने हमें पेंट की इनवाइसेस भेजी स्टैंडर्ड के ऊपर, हमने उसको कंप्लेंट की कि यार ये थर्ड शेड्यूल आइटम है तो स्टैंडर्ड पे नहीं आ सकती। उसने मल्टीनेशनल कंपनी को कंप्लेंट की 28 तारीख को, तो उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान से पहले आदमी हैं जो हमें ये बता रहे हैं। हमने कहा जी आप ला के बुक देख लें, अगर तो ये हो चुका है तो ठीक है ना जी। तो ये मसला वही मकसद ये है कि वो मेरे पास अभी एक आई, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का, एक पेट्रोलियम कंपनी है, आखिर वो छोटा सेटअप नहीं है। उन्होंने जितनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं 156A में टैक्स विदहेल्ड करना होता है। अब जब रिटर्न्स लेके आए तो 233 में सारा कमीशन का टैक्स कटा हुआ। ठीक है, क्योंकि ये मैं हमेशा कहता होता हूँ, बल्कि अपने चैनल के वसातत से भी कहूँगा कि जितने भी लोग हैं दोस्त हैं अपना टैक्स कंसल्टेंट ज़रूर हायर करें। जो दोस्त बैठे होते हैं ना ऑफिस में, वो फिनांस के बहुत अच्छे होंगे, हमसे भी अच्छे होंगे, लेकिन वो टैक्स अपडेट्स पे अपडेट नहीं होते। उनको शोभ, हम सारे क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं ना अपना कीमती वक्त निकाल के कि हम अपडेट होने आए हैं एक दूसरे से, मेरे इल्म से, आपके इल्म से, मंशा, कि हम एक दूसरे को शेयर करने आए हैं। तो इसलिए वो गलती जो है वो कहीं पे भी हो सकती है, वो बड़ी से बड़ी कंपनियां भी करती हैं। जी सर, ये एक सिंगल कमर्शियल इंपोर्टर है, जी। सिंगल एक्टिविटी है जी। अभी आपने 153 1A में जाना है, B में जाना है, जी, C में जी। जाना है, तो वहाँ ऐसे ऐसे हॉरिजन्स ओपन होंगे कि हो सकता है सब लोगों को यहीं बैठे दोबारा किताबें खोलनी पड़ जाए। ठीक बात है सर। उसके ऊपर वहाँ पे सिर्फ ये है कि 153 1A B में ना वो करता क्या कि ये जो फार्मूला हमने दिया हुआ है यही 19-20 के वहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ पे वो आपको ऑप्शन नहीं देता एडिट की, वहाँ पे आपकी मजबूरी है उसको फॉलो करना। यहाँ पे चूंकि उसने आपको ऑप्शन दी हुई है तो हमें वो खुद समझ के डालना है। अब ये चौथा रिजीम है MTR सर, बेसिकली, ठीक है। सर। MTR में जितना भी प्रॉफिट आ रहा है जी। मींस MTR, जी। और वो आपके अदर सोर्स, फॉर एग्जांपल साथ सैलरी भी है ना, जी। उसको क्लब करके दोबारा लायबिलिटी बनानी शुरू कर दी उसने। बिल वो तो रिटर्न सामने अगर होगी तो उसको कर लेंगे, लेकिन उसमें एक ये भी इशू आ रहा है, ज़हन में रखिएगा कि इस दफ़ा अगर आपकी बिजनेस इनकम 26% भी होगी तो बिजनेस का रेट लग जाता है। जो पहले 50 और 49-51 की बात थी, तो वो अब 26 और एग्जांपल को जी। जब 151A आएगा ना, जब जी, आएगा, बस। डिस्कस करेंगे वो। चले उस पर भी हम कोशिश करेंगे। आज कुछ मंसा साहब की मसरूफियत होगी तो, लेकिन आज हमने कमर्शियल इंपोर्टर के रिटर्न को कोशिश की कि बेहतर तौर पे रिक्वेस्ट है, जो आप लोगों की एक मीटिंग हुई है वहाँ पे मेंबर ऑपरेशंस के साथ, जी। और आप लोगों को एक लेटर दे के आए जी। हैं, ठीक है जी, उस लेटर को काइंडली मीडिया में सर्कुलेट करवाएं, मीडिया पे ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि इस वक्त आप लोगों की जो भी मुलाकात हुई है, लास्ट टाइम भट्ट साहब यहाँ पे एक लेक्चर दे रहे थे, आई थिंक चौथा लेक्चर। जी, जी, ऐसे ही, ऐसे ही। 3 साल से आप लोग कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहते हैं, जी। कोई जवाब नहीं आता। जी जी
8 दिसंबर लास्ट है और स्टिल तमाम न्यूमेरिकल मिसकैलकुलेशन इसमें मौजूद हैं जी। या उनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि हमें फोर्स किया जा रहा है कि आप एक इलीगल पैटर्न को फॉलो करें और जो कंप्यूटेशन दी गई है उसके मुताबिक टैक्स जमा करवाइए। असल में ना आपकी बात बजाय मैं चूँकि एक जिम्मेदारी मेरे ज़ुम्मे लगी हुई है तो सीनियर्स को तंग करता रहता हूँ कि जी इस सारी चीज़ों के ऊपर। अब उस इशू पे ताहिर भट्ट साहब की और मंशा साहब की ओपिनियन एंटायरली डिफरेंट है। जिस तरह आज हम रिटर्न को बात कर रहे हैं तो हमें समझ आ रही है कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज ये ठीक बनी हुई है। इससे पहले हम ये समझते आए हैं कि यार ये कमर्शियल रिपोर्टर करते क्या जी, रिफंड क्यों आ जाता, ये जी पेएबल क्यों निकाल देता। ठीक है, ताहिर भट्ट साहब का जो कंसेप्ट है उसका लुब्बे लबाब ये है, लुब्बे लबाब की मैं बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जी जो मिनिमम है वो मुझे आप टैक्स क्रेडिट दे दें, इनकम में जो मर्जी बनाऊं बस वो रिफंड ना हो। ये लुब्बे लबाब है उनके कंसेप्ट का। ठीक है, जो मंशा साहब का या जो बाकी थोड़ी प्रोविजंस को हम जब देखते हैं तो लॉ शायद उस तरह परमिट नहीं करता। वो जो हमारा कंसेप्ट है ताहिर भट्ट साहब ने एक्सप्लेन भी किया था कि जी वो एफटीआर की और नॉर्मल की अपोर्शनमेंट होनी है, मिनिमम की तो अपोर्शनमेंट लिखी नहीं हुई। ठीक है, वहाँ पे मंशा साहब का या जो दूसरे सीनियर्स हैं उनका कंसेप्ट है कि वो भी अपोर्शनमेंट होगी। मिनिमम एक अलहदा क्लास है, मिनिमम एक अलहदा ग्रुप है इनकम का। मिनिमम को फॉर द टाइमिंग एफटीआर इज सब्जेक्ट सेपरेट ब्लॉक है बिल्कुल वो। जी। ठीक है जी। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपका कोई अदर सोर्स ऐड इन होता है, जी। आप बिजनेस को छोड़ दे जी, जी। वो साथ ही आपके मिनिमम को रेट पर्पस के लिए टैक्स लायबिलिटी बढ़ानी शुरू कर देते हैं। नहीं तो वो तो लॉ में प्रोवाइडेड है ना, वो तो लॉ में आपके जैसा में शेयर एओपी भी डालते हैं तो वो तो लॉ में बाकायदा प्रोवाइडेड है कि वो आपका शेयर ऑफ एओपी और चीज जी। है, एमटीआर के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है लॉ में प्रोवाइडेड। जी, जी। एमटीआर के लिए ऐसी कोई चीज प्रोवाइडेड नहीं। नहीं, अगर एमटीआर में जो है ना मिनिमम टैक्सेबिलिटी के हवाले से यही बात है, क्योंकि मिनिमम टैक्सेबिलिटी का जो इनकम है वो बहरहाल नॉर्मल के साथ ही उसको आता है ना। अगर एफटीआर में डालते तो उसको वो क्लब नहीं करता, लेकिन जब नॉर्मल के साथ करते हैं तो उसको वो क्लब करता है। जी मंशा साहब फ्री होके आ गए हैं, ये सवाल अब हम उनसे करते हैं। सर आपकी नियाबत करते हुए मैंने दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारा है तो सर का एक सवाल है, इसको जरा आप एक्सप्लेन करें। नहीं सर आप आएंगे जी जी आप काइंडली अपना सवाल जी जी फरमाए। सवाल उनका ये है, मैं बता देता हूँ। वो उनका ख्याल है कि डबल टैक्सेशन होती है, डबल नहीं होती। ठीक है, क्योंकि आपने इस दफ़ा डिडक्शन जो हुई है, डिडक्शन आपकी जितनी हुई डिडक्शन अगले साल नहीं आ सकती। तो यहाँ सिर्फ आप उसका मिनिमम, उसका जितना टैक्स नॉर्मल बनता है उसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंस ऐड करते हैं नॉर्मल में। ठीक है, टोटल की टोटल जितनी डिडक्शन हुई सारे का आप क्लेम नीचे कर लेते हैं। टोटल लायबिलिटी कैसे निकालते हैं? नॉर्मल टैक्स प्लस डिफरेंशियल। डिफरेंशियल वो कि जो आपका नॉर्मल उस अमाउंट में बनता है और उस पे जो आपका मिनिमम टैक्स डिडक्ट हुआ है उसका डिफरेंस जस्ट ऐड करते हैं। वो डिफरेंस इस साल ऐड करें या आधा आधा करके करें या 1 रुपया इस दफा करें, बाकी सारों में करें, अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट वही होगा। नीचे आप टोटल का टोटल क्लेम कर लेते हैं। जैसे इस केस में आपने जी, टोटल आपने क्लेम नीचे टोटल कर लिया ना डिडक्शन का, ऊपर लायबिलिटी तो थोड़ी आपकी आधी की होगी ना जितनी सेल की है, तो आधी का रिफंड होके आगे चला जाएगा। तो इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल नहीं, डबलिंग नहीं है। लेकिन ये टाइमिंग डिफरेंस है अक्रूवल का और रिसीट बेसिस का। तो उसका जो उस अमाउंट में मिनिमम बनता है वो सारा आपने डिफरेंशियल ऐड किया है, टोटल नहीं ऐड किया, जस्ट डिफरेंशियल। बाकी आपने नॉर्मल टैक्स दिया है जो एक्चुअल आपका बनता है। ठीक है, इसलिए इस दफा मिनिमम का डिफरेंस दे दिया है। जैसे ऐसे कह लें कि 4 रुपए था ना टैक्स ऑन सेल, तो 1 रुपए में 4 रुपए है जितनी आपने की, उसका 4 रुपए का जो डिफरेंशियल 4 का और 6 का डिफरेंस है वो आपने दिया है। 1.4% जो है वो डिफरेंस है आपका हर 1 रुपए में, वो आपने ऐड कर दिया बस। तो अगले सालों में आप ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अगले साल में उसका आप क्लेम नहीं करेंगे, तो अगले सालों में आपका नॉर्मल चलता जाएगा। यहाँ अगर सेल नहीं भी है तो सारा का सारा रिफंड में आगे चलेगा, तो आप जस्ट डिफरेंशियल इधर अपना दे लेंगे। ठीक है, नॉर्मल टैक्स ज्यादा हो मिनिमम से फिर तो मिनिमम रेट ही नहीं होगा ना बेटा, उसकी डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, डिडक्शन तो मिलनी है ना, लेकिन वो डिफरेंस पे करना होगा। फिर नहीं डिफरेंस पे करना होगा। नहीं, मिनिमम
मिनिमम का मतलब है जब नॉर्मल ज्यादा है तो फिर तो डिडक्शन सारी मिलनी है, तो नॉर्मल टैक्स जो बनेगा आपने देना है, कोई डिफरेंस, जीरो डिफरेंस होगा। जब नॉर्मल ज्यादा हो, मिनिमम का मतलब है इतना आपने जरूर देना है, जब नॉर्मली ज्यादा है तो मिनिमम तो उससे कम है, तो आपने कुछ नहीं देना, और जो आपका डिडक्ट हुआ है वो तो आपने क्लेम करना ही करना है ना। सर इसका मतलब ये हो, जैसे मिनिमम हमारा 6 मिलियन है और जो है नॉर्मल 7 मिलियन है, 7 मिलियन है तो 1 मिलियन वैसे आप टैक्स देंगे ना, 6 तो वही एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो तो टैक्स लायबिलिटी होगी ना। नॉर्मल में तो जो आपका बनता है वो देना है आपने, जो उसमें से डिडक्शंस है वो आपने लेस करनी। अब मिनिमम का हो जाता है कि इतना आपने हर हाल में देना है, हो सकता है नॉर्मल लायबिलिटी जब कम होगी तो फिर मिनिमम का कंसेप्ट आएगा ना। सपोज आपका 6 मिलियन मिनिमम आपका नॉर्मल टैक्स है और मिनिमम 7 बनता है, तो अब 7 आपकी लायबिलिटी बननी है, लेकिन हो सकता है 7 की 7 ही डायरेक्ट होगी और नहीं आपने देना। 1 मिलियन जस्ट इधर कंप्यूटेशन करके नॉर्मल में ऐड करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, देना कुछ नहीं पड़ेगा। सर भाई के सवाल की ना एक नोयत और है, अगर तो मेरी 7 मिलियन वो था सारा था मिनिमम के हवाले से ही, यानी कि मेरी 1 करोड़ रुपए की सर्विसेज हैं, 40 लाख की वो सर्विसेज हैं जिन पे 1531B विद हेल्ड हुआ होगा, 60 लाख की वो सर्विसेज हैं जिन पे टैक्स विद हेल्ड नहीं हुआ, जो वो मिनिमम में फॉल नहीं कर रही, नॉर्मल रिसीट्स हैं। जी ठीक है, अब 40 लाख की सर्विसेज हैं उन पे 15-3-20 कटा हुआ है। इसका मैं बता जी, दूं, ये वो जरा हाँ मैं बता दूं, सर्विसेज की ना 3 कैटेगरी हो सकती हैं। एक कैटेगरी वो है जो आपने प्रेस्क्राइब पर्सन को दी है, तो प्रेस्क्राइब पर्सन को जो दी है आपने वो उस पर टैक्स डिडक्शन होनी है। जो नॉन प्रेस्क्राइब को दी है वो इस मिनिमम में नहीं आती, वो नॉर्मल में ही जाएंगी, उसकी रेशो कैलकुलेट करते वक्त भी आपने नॉर्मल वाले में लेना है, लेकिन इसमें नहीं लाना। वो सर्विसेज जितनी है वो नॉर्मल में रहेंगी, उसमें नॉर्मली टैक्स होगा, उसमें मिनिमम का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। मिनिमम आपका फिर उस पर आएगा, उसमें फिर आगे उसकी भी 2 कैटेगरी है, एक कैटेगरी है डिडक्टेड, एक है डिडक्टेबल, ठीक है ना, वो यहाँ आपने दोनों ही लेनी है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है टैक्स डिडक्टेड एंड डिडक्टेड चार्जेबल, तो आप यहाँ पे डिडक्टेड कम होगा तो चार्जेबल लगा लेंगे, चार्जेबल जो होगा वो आपका मिनिमम होगा, फिर उसको नॉर्मल के साथ कंपैरिजन करके डिफरेंस ऐड करेंगे। क्लियर? इसलिए 3 कैटेगरी होगी, जो सबसे बढ़ के 4 होगी, वो सर्विसेज जो नॉन प्रेस्क्राइब को है, एक सर्विसेज टू द प्रेस्क्राइब बट बिलो लिमिट है, जैसे 60,000 या आपका वो 75,000 30,000 वाला जो है वो भी नॉर्मल में चली जाएंगी, वो भी मिनिमम का पार्ट नहीं होगी। अब बाकी रह गई आपकी मिनिमम, वो डिडक्टेबल और डिडक्टेबल, इस तरह 4 कैटेगरी होगी। जो डिडक्टेबल और डिडक्टेबल है वो यहाँ कंप्यूटेशन में आएंगे, उनकी रिलेटेड एट्रीब्यूटेड में उनका एट्रीब्यूटेड टैक्स एट्रीब्यूटेड डिफरेंस वो आप उधर लेके नॉर्मल में ऐड करेंगे, नीचे टोटल आप मिनिमम टोटल जितना डिडक्शन हुआ है वो ले लेंगे, जो नहीं डिडक्ट हुआ वो आप खुद देंगे। सर मेरी उस पर गुजारिश है कि जो नेक्स्ट लेक्चर है, जिस तरह आज हमने कमर्शियल इंपोर्ट का फार्मूला दिया है, इस तरह अगर बना फार्मूला भी हम दोस्तों को दें, वही फार्मूला बाकियों पर वही लगाएं, सारों पे सारे हेड लिख लें, यही फार्मूला आगे लिख लें, डिडक्शन ऑन सप्लाई 153 में यही फार्मूला सीधा चलाएं, वो हम बना के दे देंगे, बजाय वो इतने दोस्त बनाएंगे। वैसे दूसरे टेबल में लगा हुआ है, एक टेबल और देख खोले अभी, उससे पिछला देख, इससे पीछे देख, नीचे वाला खोले ये नीचे, अच्छा ऊपर देख, ऊपर ले लिया, वो एक्सेल शीट दे दे, अच्छा वो ले गया, वो दूसरे वाला ले गया ना, तो सर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में ना, नेक्स्ट में इसका ना हर हेड का ही बना के दे देंगे, नेक्स्ट में हर हेड है ना मिनिमम के सबका ही बना के दे देंगे, और आपको इसको चेक करने का भी तरीका बता देंगे, एग्जांपल्स दे देंगे साथ आप हर एक की रेशियो से ही चेक कर सकते हैं, आप डिफरेंस ही चेक कर सकते हैं कि नॉर्मल रेट की रेशियो देखें उधर सेल से और इधर देखें डिडक्शन का रेट क्या है, डिफरेंस निकाल लें, डिफरेंस को इस पे लगाएं तो आपका डिफरेंशियल आ जाएगा। टर्नओवर उसका लगाए एट्रीब्यूटेबल इनकम की तो वो आ जाएगी, एट्रीब्यूटेड टैक्स निकालेंगे वो आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएंगी। अब फिल वक्त ये है कि चूंकि वो ऑटो निकाल रहा है, जब ऑटो निकाल रहा है तो ऑटो को रिवर्स चेक कर सकते हैं, उसने किया इतना टैक्स है इतनी एट्रीब्यूटेबल है, और टैक्स को एट्रीब्यूटेड टैक्स को टैक्सेबल इनकम से डिवाइड कर लें, वो रेशियो निकलाई, वो उधर चेक कर ले कि नॉर्मल जो टैक्स है जो उधर आपकी टैक्सेबल इनकम है वहां जो रिलेटेड टैक्स है उसका वही रेशियो है या डिफरेंस है, या उनमें से कौन कौन से उसने एक्सक्लूड किए कौन से इंक्लूड किए हुए।
सप्लाईज के लिहाज से ना क्वेश्चन था जी। कि मेरी सप्लाईज है 10 मिलियन, 1 करोड़, ठीक है जी। मेरा नेट निकलता है 1 मिलियन, नेट प्रॉफिट 1 मिलियन, इसमें से मेरा हाफ जो है ना 5 मिलियन वो सप्लाईज है। जब मैं सप्लाईज की तरफ जाता हूँ 5 मिलियन की तरफ, तो मेरा जो कटा होगा वो 25,000 कटा होगा। 4.5 जब कटेगा सप्लाईज ठीक है, आप बोलो। 20 और 5 25,000 कटा होगा। टोटल जो मेरा नेट निकलता है 1 मिलियन पे, वो भी निकलता है 50,000। वो मेरा निकाल देगा 25,000 माइनस कर देगा 50 में से, मतलब 25 पेबल निकल आएगा। लेकिन जो सप्लाईज है वो एज पर कॉस्ट है। सप्लाईज जो है, सेल्स जो है मेरी टोटल, वो एज पर कॉस्ट है, उसमें सेल टैक्स शामिल नहीं है। लेकिन जब मैं FTR में जाकर करता हूँ, एंट्री करता हूँ 5 मिलियन की, उसमें सेल टैक्स शामिल है। तो इसका प्रो रेट किस ये अभी हमने यही पहले किया था कि ये जो इम्पोर्ट की है इसमें भी 17% सेल टैक्स शामिल है, ठीक है। अच्छा। ये जब इम्पोर्ट आप करते हैं तो वैसे तो ये आपकी उसमें तो कॉस्ट निकल सुन आती है लेना, नहीं निकलती ना। लेकिन जब आप इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे परचेजेज, तो वहाँ कितनी डालेंगे? ये तो इनपुट 17%, तो आप इनपुट भी क्लेम करेंगे, 17% इनपुट लेस करेंगे ना। ये जो आपने इम्पोर्ट की है, इम्पोर्ट पे आपने 17% दिया है ना सेल टैक्स। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में इम्पोर्ट की वैल्यू लिखेंगे परचेजेज की, तो उसमें से सेल टैक्स जो 17% दिया है वो उसमें से लेस करेंगे ना। लेस कर देंगे। लेकिन जो सप्लाईज होती हैं, सप्लाईज में सेल टैक्स शामिल होता है ना। मेरी टोटल सप्लाईज मेरी 5 मिलियन की हैं, इंक्लूसिव सेल टैक्स। उसमें से उसने मेरा 4.5% काटता है ना, क्योंकि जब पेबल होता है 4.5। जी, वो तो सेल ही हुई ना। ये जो सेल एज पर कॉस्ट है। चलो ठीक है, ये तो सेल नहीं है, सेल वैल्यू है। सप्लाई आप करते हैं तो सेल वैल्यू पे होती है, कास्ट पे नहीं होती। उसने उस पे ही काटा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इंक्लूसिव वो लेंगे, वो तो आप क्लेम करते हैं ना। सेल आप किसी को करें तो टोटल पैसे लेने ना, काट के बाकी के पैसे आपको देगा ना डेटर जो होगा आपका। वो जो काटेगा उसमें सेल टैक्स शामिल होगा ना, कॉस्ट प्लस सेल टैक्स। जी। 4.5% काटेगा। हाँ जी, सेल टैक्स टोटल सेल में से आप लेस कर लेते हैं ना, नेट कर लेते हैं ना। उसमें से कमीशन भी लेस करते हैं, वो भी लेस कर लेते हैं। जी। तो उसको क्या करना है, क्या आप क्वेश्चन क्या है? गुजारिश ये है, जो मैं गुजारिश की थी कमर्शियल पोर्टल के हवाले से, जो सिस्टम है वो भी हमें इंक्लूसिव का वो क्रेडिट दे रहा है। वो आपको ज्यादा क्रेडिट दे रहा है, ज्यादा क्रेडिट ऐसे समझ ले। नहीं तो अदरवाइज क्रेडिट आपको क्या होना चाहिए? नेट सेल का, सेल में से आपका सेल टैक्स लेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कमीशन को, यहाँ तो सेल अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, सेल का खोलें तो सेल जहाँ लिखी हुई है उसमें सेल टैक्स भी लेस है, उसमें कोई डिस्काउंट है वो भी लेस है, उसमें जो आपका कोई उसमें कोई सेलिंग एक्सपेंस है वो भी लेस करता है, तो नेट सेल है। यहाँ रेशियो आपकी ये देखे ना, एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, ब्रोकरेज कमीशन, डिस्काउंट, फ्रेट आउटवर्ड, यहाँ तो सेल नेट कर दी है, वहां आपकी सेल जो है इंक्लूसिव सेल टैक्स है, तो उसका तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिला ना, क्योंकि उसकी रेशियो आप लगा रहे हैं ना प्रॉफिट की। यहाँ की प्रॉफिट लगा रहे तो कम है, तो डिफरेंशियल आपका कम ऐड होगा। अगर ये वैल्यू लिखे उधर ये वाली है तो वो डिफरेंशियल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम उनको नहीं कहते इसको चेंज करें, चेंज करेंगे इसको उधर लेके आएंगे तो डिफरेंशियल बढ़ जाएगा, जब बढ़ेगा ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए बेनिफिशियल है जो FBR ने किया हुआ है, इसलिए आपको इसी तरह इम्पोर्ट वैल्यू है, इम्पोर्ट वैल्यू में 17% आपका सेल टैक्स भी एडेड है, जो वैल्यू उधर ली है, तो उस पर वो निकल रहा है, तो कम डिफरेंशियल निकल रहा है। अगर हम कहें इसको डिलीट करें, वो कहें अच्छी बात है, हम कर देते हैं, फिर उसकी सेल वैल्यू बनाना पड़ेगी, ठीक है ना। हमने उसको ये समझ लिया कि जो इम्पोर्ट वैल्यू है उसमें सारा ऑलरेडी एडेड है सेल टैक्स, उसको ना निकाले तो वो सेल वैल्यू समझ ले, ठीक है। क्योंकि सारा को ऐड करके उसकी बिकना उतने का है ना, सारा ज्यादा बिकेगा, सेल लगाएंगे कि 17% उस कास्ट में और मार्जिन, ये इसलिए हमने उसको भी FBR को ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमने कहा ठीक है इसी पे कैलकुलेट कर लेते। इस बात में हम FBR के साथ हैं, ठीक है। तो 4 बज चुके हैं। तमाम दोस्तों का आज के सेशन में शिरकत का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हम सबको इससे फ़ायदा हुआ होगा इंशाल्लाह। और अगले सेशन में कोई आपका क्वेश्चन आइंदा हो, कोई इन राइटिंग भी दे सकते हैं, ऐसा कोई अदरवाइज भी कोई किसी इसी में डिफिकल्टी हो, कोई और चीज़ें हो, तो वेलकम ऑलवेज। अगला सेशन भी हम कोशिश करेंगे कि हम टॉपिक नहीं देंगे, क्वेश्चन आंसर ही करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न पे, क्योंकि आज मिनिमम पे सारा टाइम कंज्यूम हो गया। तो क्वेश्चन आंसर के लिए भी दोस्त नेक्स्ट तैयारी करके आए, मुझे एडवांस भेजना चाहें मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, तो वो लिस्ट बना के हम कोशिश करें क्वेश्चन आंसर भी। और एक मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम आपको एक्सेल के ऊपर जिस तरह हमने आपको